Hello guys, welcome back to our channel part 2 of Sony Girl Brown Munda. Chapter 16 पूरी सुहागरात लगेगी। शोभा ने कहा, आरव प्रकृति अनंत के लिए ही इंडिया आए है। ये सुनकर आरव की आंखें बड़ी हो गई। आरव ने कहा, सच में मॉम? शोभा ने आरव के गाल पर हाथ रख कर कहा, हाँ बेटा, प्रकृति पहले से ही अनंत को जानती हैं। आरव ने कहा, कैसे मॉम? शोभा ने अपना काम करते हुए कहा, जब वक्त आएगा बता दूंगी, अभी तू भी जा, सो जा, कल तुझे भी ऑफिस जाना है। आरव ने स्टाइल में अपने बालों को हिलाकर मन में कहा, हाँ मॉम, कल मुझे प्रकृति के देवरानी से भी तो मिलना है। अब आगे। अनंत अपने कमरे में काम कर रहा था, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा था। उससे बार बार नानाजी का चाटा याद आ रहा था। अनंत ने मन ही मन कहा, प्रकृति से सॉरी बोलने जाऊंगा तो उल्टे सीधे सवाल करेगी, फिर से अपना किस पुराण लेकर बैठ जाएगी। रहने देता हूं, सुबह देखूंगा। अनंत ने काम करते हुए पानी की बोतल उठाई तो उसमें पानी नहीं था। अनंत अपने कमरे से निकलकर किचन में पानी लेने चला गया। किचन की लाइट पहले से ही जली हुई थी। अनंत धीरे कदमों से किचन में गया तो देखा प्रकृति डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर सुबक सुबक कर आइसक्रीम खा रही है। अनंत एक सेकंड के लिए हैरान हो गया। अनंत ने मन में कहा, ये लड़की क्या खाकर पैदा हुई थी। अनंत ने प्रकृति को देखकर इग्नोर कर दिया। अनंत ने फ्रिज खोला और पानी निकाला, फिर वह जाने लगा। प्रकृति ने सुबकते हुए कहा, ब्राउन मुंडे, शर्म तो आ नहीं रही होगी। मैंने तेरे लिए चाटा खाया और तेरे मुंह से एक सॉरी नहीं निकला। अनंत ने प्रकृति की ओर देखकर कहा, सॉरी बोलूंगा तो मान जाओगी। प्रकृति ने कहा, सॉरी बोलने का टाइम खत्म, अब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अनंत ने प्रकृति को देखकर ना में गर्दन हिलाए और जाने लगा। प्रकृति ने थोड़ा जोर से कहा, लगता है तुम्हें अपने सवालों के जवाब नहीं चाहिए। अनंत ने अपना माथा पीट कर कहा, मैं कहाँ फंस गया? प्रकृति ने कहा, चलो बताओ मुझे, तुम्हें कितने क्वेश्चन पूछने हैं? अनंत ने अपना मोबाइल निकालकर प्रकृति को दिखाते हुए कहा, ये सारे क्वेश्चन का जवाब चाहिए। प्रकृति मन ही मन क्वेश्चन पढ़ती रही और उसकी आंखें बड़ी होती गई। प्रकृति ने कहा, इतने सारे क्वेश्चन, इसके लिए तो पूरी सुहागरात लगेगी। प्रकृति की बात सुनकर अनंत की आंखें फैल गई। अनंत ने थोड़ा हैरानी से कहा, प्रकृति तुम कुछ भी बोल देती हो, कम से कम सोच तो लिया करो क्या बोल रही हो। क्या मतलब निकलता है इस बात का? प्रकृति ने अनंत को छोटी आंखें करके देखा और कहा, क्या मतलब निकलता है? मुझे पता है सुहागरात किसे कहते हैं। अनंत ने कहा, तो ये भी पता होगा कि वह शादी के बाद मनाते हैं। प्रकृति ने आइसक्रीम खाते हुए कहा, तो जो सब करेंगे वह मैं भी करूं, मैं तो शादी से पहले मनाऊंगी। अनंत ने गुस्से में अपना मोबाइल प्रकृति के हाथ से खींचा और थोड़ा गुस्से में कहा, तुम मुझे पागल कर दोगी। इतना कहकर अनंत अपने कमरे में चला गया। प्रकृति के फेस पर थोड़ी सी स्माइल आ गई। प्रकृति ने कहा, तुमने भी तो मुझे 12 साल से किया हुआ है, मैं भी करूँगी। अगली सुबह। आज प्रकृति ने एक पीच कलर की साड़ी पहनी हुई थी। कानों में झुमके, मैचिंग ब्लाउज, खुले बाल। प्रकृति को कोई भी देखता तो पागल हो जाता। प्रकृति हॉल में चक्कर लगाने लगी और अनंत का वेट करने लगी। अनंत तैयार होकर नीचे आया, उसने ब्रेकफास्ट किया और जाने लगा। अनंत ने प्रकृति को नोटिस ही नहीं किया। प्रकृति जल्दी से अनंत के सामने आए। अनंत ने ध्यान नहीं दिया और उसकी टक्कर प्रकृति से लग गई। अनंत ने बिना देखे कहा, सॉरी मिस। अनंत की बात सुनकर प्रकृति की आंखें बड़ी हो गई। उसने गुस्से में अपने दोनों हाथ अनंत के गाल पर रखकर कहा, मुझे देखो, देखो जल्दी। अनंत ने प्रकृति की तरफ देखा। अनंत के मुंह से निकला, तुम तो प्रकृति हो। प्रकृति ने छोटी आंखें करके अनंत को देखकर धमकी भरे लहजे में कहा, मैंने ये साड़ी तुम्हारे लिए पहनी है, अब जल्दी से मेरी तारीफ करो, और अगर तुमने थोड़ी भी कंजूसी की तो मैं तुम्हें ऑफिस नहीं जाने दूंगी, समझे तुम? अनंत ने प्रकृति को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, अच्छी लग रही हो। प्रकृति ने अनंत का कॉलर पकड़ लिया और कहा, अच्छे से तारीफ करो। अनंत ने मन ही मन कहा, अब यह मुझे जाने नहीं देगी।
अनंत ने कहा, बहुत अच्छी लग रही हो, एकदम मामी की बहू जैसी। प्रकृति यह सुनकर खुश हो गई। प्रकृति ने अनंत के गाल पर एक किस किया और कहा, अब जाए पतिदेव। अनंत के माथे पर एक बल आ गया और उसने कहा, पतिदेव। अनंत ने जाते हुए कहा, लगता है इसका इलाज केस के बाद मुझे ही कराना पड़ेगा। इतना कहकर अनंत जल्दी से चौधरी निवास से निकल गया। आरव का ऑफिस। रोज की तरह आरव अपने केबिन में बैठा हुआ भूमि को देख रहा था और भूमि अपना काम कर रही थी। थोड़ी देर में प्रकृति आरव के ऑफिस आ गई। प्रकृति जब आरव के ऑफिस आई तो वह अपनी सिक्स सेंस से समझ गई कि भूमि कौन है। प्रकृति भूमि के पास गई और उससे बातें करने लगी। आरव अपने केबिन से देख रहा था तो उसे प्रकृति की बैग दिखाई दे रही थी। आरव ने गुस्से में कहा, अब ये लड़की कौन है जो भूमि के सामने ही खड़ी हो गई, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है भूमि को देखने में। थोड़ी देर तक आरव ने प्रकृति के हटने का वेट किया, लेकिन प्रकृति भूमि से बात ही करती रही। अब आरव इरिटेट हो गया और केबिन से बाहर आ गया। आरव ने देखा तो सामने प्रकृति खड़ी थी। आरव प्रकृति को देखकर खुश भी हुआ और हैरान भी। प्रकृति एक खुशमिजाज लड़की थी, इसीलिए उसने भूमि से जल्दी दोस्ती कर ली। भूमि को भी प्रकृति का नेचर बहुत अच्छा लगा। चैप्टर 17 आरव की वाइफ। आरव ने गुस्से में कहा, अब ये लड़की कौन है जो भूमि के सामने ही खड़ी हो गई, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है भूमि को देखने में। थोड़ी देर तक आरव ने प्रकृति के हटने का वेट किया, लेकिन प्रकृति भूमि से बात ही करती रही। अब आरव इरिटेट हो गया और केबिन से बाहर आ गया। आरव ने देखा तो सामने प्रकृति खड़ी थी। आरव प्रकृति को देखकर खुश भी हुआ और हैरान भी। प्रकृति एक खुशमिजाज लड़की थी, इसीलिए उसने भूमि से जल्दी दोस्ती कर ली। भूमि को भी प्रकृति का नेचर बहुत अच्छा लगा। अब आगे। आरव ने प्रकृति को देखकर कहा, प्रकृति तुम यहाँ। प्रकृति ने आरव को देखा और जाकर आरव के गले लग गई। आरव बहुत हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पर वह समझ गया। उसने धीरे से प्रकृति के कान में कहा, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना? ये साड़ी पहन के आई हो यहाँ? प्रकृति ने भी स्माइल करके कान में कहा, हाँ मिस्टर देवर, मैंने सोचा थोड़ा सा टारगेट तुम्हारा भी टफ कर दूँ। आरव भूमि की तरफ देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो कि यह मेरी वाइफ नहीं लगती। लेकिन जैसे प्रकृति आरव के गले लगी थी, भूमि को लगा कि ये आरव की वाइफ है। थोड़ी देर में आरव ने प्रकृति का हाथ पकड़ा और अपने केबिन में ले आया। भूमि ने जब देखा आरव हाथ पकड़कर प्रकृति को ले जा रहा है, तो उसे कंफर्म हो गया कि प्रकृति आरव की बीवी है। भूमि को कहीं ना कहीं आरव से थोड़ा अट्रैक्शन था, इसीलिए भूमि को थोड़ा तो दुख हुआ, लेकिन फिर अगले ही पल उसके फेस पर एक कड़वी से मुस्कुराहट आ गई है और वह खुद से कहने लगी, भूमि तू भी क्या सोच रही है? तू विधवा है, भूल गई क्या? ऐसा सोचना भी तेरे लिए पाप है। आरव के केबिन में प्रकृति सोफे पर बैठी थी और आरव उसे घूर रहा था। आरव ने थोड़ा गुस्से में कहा, मेरा टारगेट पहले ही बहुत ज़्यादा टफ है, उसे और ज़्यादा टफ मत बना। प्रकृति ने आरव की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, मिस्टर देवर बताओ ना, मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ? आरव ने छोटी आंखें करके प्रकृति को देखकर कहा, बाहर बताया तो तुमने कि तुम मेरी बीवी लग रही हो। प्रकृति जोर जोर से हंसने लगी। आरव ने गुस्से में कहा, तुम क्यों आई हो मेरे ऑफिस? अनंत के ऑफिस जाओ। प्रकृति ने आरव को देखकर कहा, देखो तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। आरव ने कहा, हाँ मैंने देखा तुमने मेरी बाहर कितनी हेल्प की। प्रकृति ने कहा, ठीक है तो मैं चलती हूँ, नहीं करती तुम्हारी कोई हेल्प। प्रकृति केबिन के गेट तक ही पहुंची थी कि आरव ने कहा, अच्छा रुको, बताओ कैसे करोगी मेरी हेल्प? प्रकृति रुक गई। प्रकृति ने अपनी आईब्रो उठाकर कहा, भूमि को केबिन में बुलाओ। आरव ने हैरानी से प्रकृति को देखा और फिर भूमि को केबिन में बुला लिया। भूमि थोड़ी देर में केबिन में आ गई। भूमि ने कहा, सर आपने बुलाया? प्रकृति ने कहा, भूमि आरव ने नहीं मैंने बुलाया है। भूमि ने कहा, जी मैम कहिए। प्रकृति ने कहा, भूमि मुझे शॉपिंग करने जाना है, तुम चलोगी मेरे साथ? भूमि ने कहा, नहीं मैं नहीं जा सकती। आई एम सॉरी।
प्रकृति ने अपनी बात पर जोर डालते हुए कहा, देखो अगर तुम्हें आरव से परमिशन की ज़रूरत है तो वह मैं तुम्हें दिलवा सकती हूँ, बस तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलो। भूमि ने फिर भी मना कर दिया। अब आरव ने भी भूमि पर जोर देते हुए कहा, देखो भूमि चली जाओ तुम इसके साथ शॉपिंग करने, वरना ये मेरा दिमाग खाती रहेगी। प्रकृति ने आरव को गुस्से से देखा, जैसे कह रहे हो, हाँ दिमाग तो बहुत ज़्यादा है तुम्हारे अंदर। भूमि के लाख मना करने के बाद भी प्रकृति भूमि को अपने साथ शॉपिंग करने ले गई। प्रकृति को शॉपिंग करने का कुछ ज़्यादा शौक नहीं था, इसलिए उसने थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की। प्रकृति ने भूमि से कहा, भूमि चलो कुछ खा लेते हैं, लेकिन भूमि ने बात टाल दी। थोड़ी देर बाद प्रगति ने फिर कहा, चलो भूमि कुछ तो खा लेते हैं। भूमि ने फिर भी प्रकृति की बात टाल दी। थोड़ी देर बाद प्रकृति ने आरव को फ़ोन करके शॉपिंग मॉल के बाहर बुला लिया। आरव तो प्रकृति के फ़ोन का वेट ही कर रहा था। वह 10 मिनट में गाड़ी लेकर शॉपिंग मॉल के बाहर पहुंच गया। प्रकृति और भूमि दोनों बाहर आए। प्रकृति में भूमि से कहा, भूमि चलो हम तुम्हें घर ड्रॉप कर देते हैं। भूमि ने कहा, नहीं मैडम मैं खुद चली जाऊंगी, यही पास में ही बस स्टॉप है, मैं खुद से चली जाऊंगी। प्रकृति ने कहा, नहीं भूमि तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, मैं तुम्हें घर तक लिफ्ट तो दे ही सकती हूँ। प्रकृति के इतनी जिद करने के कारण भूमि आरव की गाड़ी में बैठ गई। आरव और प्रकृति आगे बैठे थे और भूमि पीछे। आरव मिरर में बार बार भूमि को ही देख रहा था। 1 घंटे बाद गाड़ी एक बहुत बड़े विला के पास आकर रुक गई। प्रकृति ने उस बड़े से घर को देखकर कहा, भूमि ये तुम्हारा घर है? भूमि ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, जी मैडम मेरे ससुराल वालों का है। भूमि उतरकर अंदर जाने लगी, तभी प्रकृति ने उसे पीछे से आवाज दी, भूमि पहली बार तुम्हारे घर आए हैं, कम से कम एक कप चाय तो पिला दो। प्रकृति की बात सुनकर भूमि की सांसें ही रुक गई। भूमि किसी भी हालत में आरव और प्रकृति को घर के अंदर लाना नहीं चाहती थी। भूमि ने प्रकृति को देखा और फिर एक नज़र आरव को। भूमि ने फिर से हिचकते हुए कहा, आप मैम मैं फिर कभी आपको चाय पिला दूंगी। प्रकृति ने आरव को देखकर कहा, आरव आप अभी यहीं रुको, मैं भूमि का घर देखकर आती हूँ, देखो ना कितना सुंदर घर है। चलो भूमि। प्रकृति ने भूमि का हाथ पकड़ा और वह उस बड़े से घर के अंदर चली गई। आरव बाहर ही प्रकृति का वेट करने लगा। चैप्टर 18 भूमि को लगा कांटा। भूमि ने प्रकृति को देखा और फिर एक नज़र आरव को। भूमि ने फिर से हिचकते हुए कहा, आप मैम मैं फिर कभी आपको चाय पिला दूंगी। प्रकृति ने आरव को देखकर कहा, आरव आप अभी यहीं रुको, मैं भूमि का घर देखकर आती हूँ, देखो ना कितना सुंदर घर है। चलो भूमि। प्रकृति ने भूमि का हाथ पकड़ा और वह उस बड़े से घर के अंदर चली गई। आरव बाहर ही प्रकृति का वेट करने लगा। अब आगे। प्रकृति ने भूमि का हाथ पकड़ा और घर के अंदर चली गई। घर के अंदर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि शोभा और पंकज हॉल में बैठे। भूमि ने हैरानी से शोभा को देखकर कहा, आंटी आप यहाँ? शोभा ने भी हैरानी से प्रकृति को देखकर कहा, हाँ लेकिन तुम यहाँ? प्रकृति ने कहा, वह मैं भूमि के साथ आई थी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही है? शोभा ने कहा, यह मेरा घर है, मेरे भाई का घर। शोभा ने प्रकृति को सबसे मिलवाया कराया। शोभा ने इशारा करते हुए कहा, यह मेरी माँ, यह मेरी भाभी कमला, यह मेरे भाई जयदेव। प्रकृति ने सबको हाथ जोड़कर नमस्ते की। भूमि प्रकृति का हाथ छोड़कर अंदर चली गई। प्रकृति ने कहा, आंटी तो ये भूमि कौन है? शोभा ने धीरे से कहा, मेरे भतीजे करण की विधवा। प्रकृति ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और आरव को मैसेज कर दिया। आरव अगले ही पल प्रकृति के सामने था। प्रकृति ने अनजान बनते हुए आरव को कहा, अरे आरव आप यहाँ आ गए। आरव ने मन ही मन कहा, ये प्रकृति इतनी चालू क्यों बनती है? आरव ने कहा, तुम बहुत देर से बाहर नहीं आई तो मैं खुद आ गया। प्रकृति ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन मुझे आए हुए तो अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ। आरव ने छोटी आंखें करके प्रकृति को देखा, जैसे कहना चाहता हो, तुम मेरी हेल्प करती हो या मेरी बैंड बजाती हो।
शोभा ने कहा, अच्छा आरव अब तुम आ ही गए हो तो चलो अपने मामा मामी से मिल लो और नानी के पैर छू लो। आरव ने नानी के पैर छुए जिसकी उम्र करीब 70 साल की होगी। फिर मामा मामी के। कमला ने कहा, आरव 10 साल के बाद तुझे देख रही हूँ, तूने तो इस घर में आना ही बंद कर दिया। आरव ने कहा, नहीं मामी ऐसी बात नहीं है, बस काम थोड़ा ज़्यादा होता है इसलिए कहीं आता जाता नहीं हूँ, पर अब आप जब भी बुलाएंगे आ जाऊँगा। ये सुनकर प्रकृति ने मन ही मन कहा, हाँ हाँ मामी आप अगर कहेंगी तो यहीं रहने लग जाएगा, घर जमाई बनकर। जयदेव ने कहा, आरव तुम्हें बुलाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा घर है, जब मन करे आ जाओ। आरव की नानी ने कहा, हाँ हाँ आरव मुझे तो तुझे देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं, आशी तो 1-2 बार आई भी है, तू तो आता ही नहीं। आरव के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने कहा, हाँ हाँ नानी जब आप बुलाएगी मैं आ जाऊंगा। सब सीटिंग एरिया में बैठकर बातें करने लगे, लेकिन आरव की नज़र भूमि को ढूंढ थी, जो उसे पूरे घर में कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बैठने के बाद नानी ने आवाज लगाई, अरे ओ करमजली, ओ अभागन कितनी देर से मेहमान आए बैठे हैं, इन्हें चाय पानी कुछ देगी कि नहीं। भूमि जल्दी से एक ट्रे में सबके लिए चाय लेकर आ गई। अब जाकर आरव की आंखों को ठंडक महसूस हुई। भूमि ने एक एक करके सबको चाय दी। भूमि ने आरव को भी चाय दी, लेकिन आरव का ध्यान भूमि पर था। आरव ने चाय ढंग से नहीं पकड़ी और वह चाय आरव पर गिर गई। नानी आरव के पास ही बैठी थी, उसने खड़े होकर एक चांटा भूमि के गाल पर मार दिया। नानी ने चिल्लाते हुए कहा, आंधी हो गई है, दिखता नहीं है तुझे, लड़के को जला दिया। मेरा बेटा 10 साल बाद घर आया है और तूने आते ही जला दिया, सबको खा जाएगी डायन। नानी के ऐसा बोलने पर आरव को गुस्सा आ गया। आरव ने गुस्से में कहा, नानी यह क्या बोल रही हो? आपने इतनी सी बात पर भूमि को थप्पड़ क्यों मार दिया? आरव की बात सुनकर नानी जोर जोर से रोने लगी और अपने सीने पर हाथ मार मार कर कहने लगी, राव ना तो क्या करूं? मेरा जवान पोता ये लड़की खा गई। शोभा जल्दी से अपनी माँ के पास आए और उनके हाथ पकड़कर बोली, माँ आरव को कुछ पता नहीं है, आप प्लीज शांत हो जाए। शोभा ने आरव को आंखें दिखाई जैसे कह रही हो, माफी मांगो। लेकिन आरव को अभी भी बहुत गुस्सा था। कमला ने बात को संभालते हुए कहा, भूमि तुम अंदर जाओ। भूमि आंखों में आंसू लिए चुपचाप अंदर चली गई। नानी अब और ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। कमला और शोभा दोनों ही नानी को चुप करा रहे थे, लेकिन वह चुप नहीं हो रही थी। जयदेव ने ये सब देखा और उठकर बाहर चला गया। पंकज भी जयदेव के पीछे पीछे चला गया। प्रकृति चुपचाप आरव के पास आए और उसका हाथ पकड़कर साइड में ले गई। प्रकृति ने धीरे से कहा, तुम्हारी नानी तो बुआ दादी से भी ज्यादा खतरनाक है। भूमि को थप्पड़ भी मार दिया और ड्रामा भी खुद ही कर रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम भूमि को कभी इस नर्क से नहीं निकाल पाओगे। शोभा और कमला ने बहुत देर नानी को संभाला, तब कहीं जाकर 1 घंटे बाद नानी चुप हुई। तब तक प्रकृति भी भूमि के पास चली गई। प्रकृति किचन में आंखों में आंसू लिए खाना बना रही थी। भूमि ने प्रकृति को देखा तो अपने आंसू पोंछकर कहा, अरे दीदी आप आइए। प्रकृति ने कहा, भूमि क्या बना रही हो? भूमि ने कहा, पनीर, छोले, चावल, पूरी, रायता, खीर, आपको कुछ और पसंद है तो बता दो, मैं वह भी बना दूंगी। प्रकृति ने कहा, नहीं इतना सब कुछ बना रही हो, यही बहुत है। प्रकृति ने कहा, भूमि तुम ऐसे कैसे नानी से थप्पड़ खा लेती हो? भूमि ने बात टालते हुए कहा, दीदी आप यहाँ मत बैठिए, आपको धुआं लग जाएगा, बाहर जाकर आराम से बैठिए, मैं अभी थोड़ी देर में खाना लगा दूंगी। फिर सब बैठकर खाना खाएगा। प्रकृति समझ गई कि भूमि इस बारे में बात नहीं करना चाहती। प्रकृति ने भी सिचुएशन समझते हुए कुछ ज्यादा पूछना सही नहीं समझा। चैप्टर 19 कर्मजाली कभी मना नहीं करती। प्रकृति ने कहा, नहीं इतना सब कुछ बना रही हो, यही बहुत है। प्रकृति ने कहा, भूमि तुम ऐसे कैसे नानी से थप्पड़ खा लेती हो? भूमि ने बात टालते हुए कहा, दीदी आप यहाँ मत बैठिए, आपको धुआं लग जाएगा, बाहर जाकर आराम से बैठिए, मैं अभी थोड़ी देर में खाना लगा दूंगी। फिर सब बैठकर खाना खाएगा।
प्रकृति समझ गई कि भूमि इस बारे में बात नहीं करना चाहती। प्रकृति ने भी सिचुएशन समझते हुए कुछ ज़्यादा पूछना सही नहीं समझा। अब आगे। थोड़ी देर में भूमि ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया और सब खाना खाने के लिए बैठ गए। भूमि खड़ी होकर सबको सर्व कर रही थी और सब खाना खा रहे थे। सब खाना खा रहे थे, लेकिन आरव के मुंह से निवाला नहीं उतर रहा था। आरव का ध्यान बार बार भूमि के गाल पर जा रहा था जहां अब भी थप्पड़ के निशान थे। भूमि की आंखें रोने की वजह से सूज गई थी। भूमि सबके सामने ऐसे काम कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। थोड़ी देर में प्रकृति ने भूमि का हाथ पकड़कर कहा, भूमि तुमने सबको खाना सर्व कर दिया, अब तुम भी हमारे पास बैठकर खाना खा लो। भूमि ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, दीदी मैं बाद में खा लूंगी, आप सब खा लीजिए, अभी मुझे किचन में कुछ काम है। इतना कहकर भूमि किचन में चली गई। थोड़ी देर में 21 साल का लड़का आया। देखने में स्मार्ट था। कमला ने उसे देखकर कहा, अरे कार्तिक, आज कॉलेज से बहुत लेट आए, आज जाओ खाना खा लो। कार्तिक फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। कार्तिक अपने बुआ, फूफा, आरव और प्रकृति से मिला। कार्तिक ने सबसे थोड़ी बहुत बातचीत की। कार्तिक ने भूमि को आवाज लगाई, भाभी, भाभी। भूमि कार्तिक की आवाज सुनकर बाहर आई। कार्तिक ने कहा, भाभी पता है आज कॉलेज में क्या हुआ? भूमि ने अपने हाथ पोंछते हुए कार्तिक को चुप रहने का इशारा किया। कार्तिक अपने घर की सिचुएशन समझता था, इसलिए उसने एक प्लेट में अपना खाना सर्व किया और भूमि के पीछे पीछे किचन में चला गया। कार्तिक खड़ा होकर खाना खा रहा था और भूमि से बातें कर रहा था। भूमि किचन में अपना काम कर रही थी और कार्तिक की बातें सुन रही थी। ये रोज का था, जब भी कार्तिक कॉलेज से आता तो भूमि को कॉलेज की सारी बातें बताता। भूमि भी कार्तिक की बातें सुनकर थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही थी। नानी ने अपने हाथ को टेबल पर मारते हुए गुस्से में कहा, ये कार्तिक कभी नहीं सुनता। कॉलेज से आएगा और अपनी प्यारी भाभी के पीछे लग जाएगा और वह करमजली कभी इसे मना भी नहीं करती। प्रकृति और आरव ये तो समझ गए थे कि कार्तिक भूमि का इकलौता सपोर्ट है, जो इस घर में उसके बारे में सोचता है। थोड़ी देर में सब ने खाना खा लिया। शोभा ने उठकर कहा, चलो अब घर चलते हैं। कमला ने कहा, नहीं नहीं दीदी, आज इतने दिनों बाद आए हो, आज तो यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। पंकज ने कमला की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं नहीं रुक सकता। शोभा ने भी कहा, भाभी किसी और दिन आ जाएंगे, अभी चलते हैं। प्रकृति ने कहा, लेकिन मैं अभी नहीं जाना चाहती, मुझे भूमि से बातें करनी है। प्रकृति ने आरव की तरफ देखकर कहा, आरव मैं और तुम यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह चलेंगे। आरव ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। नानी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, आरव और प्रकृति बाद में आ जाएंगे, तुम दोनों जाओ। शोभा और पंकज वहां से चौधरी हाउस आ गए। प्रकृति और आरव वहीं रुक गए। प्रकृति, आरव, कार्तिक, नानी, जयदेव, कमला सब सेटिंग एरिया में बातें कर रहे थे। लेकिन प्रकृति और आरव की नज़र भूमि पर ही थी। प्रकृति और आरव ने देखा कि रात के 11 बज गए हैं, लेकिन अब भी भूमि किचन में ही काम कर रही है। भूमि ने किचन का काम खत्म किया, उसके बाद भूमि घर के पीछे बने हुए सर्वेंट क्वार्टर में चली गई। प्रकृति ने आरव के कान में कहा, ये भूमि कहाँ गई है? आरव ने कहा, मुझे क्या पता कहाँ गई है। थोड़ी देर में नानी ने कहा, चलो अब तुम सब भी सो जाओ। नानी ने एक सर्वेंट को बुलाकर कहा, आरव को कमरा दिखा दो। आरव ऊपर कमरे में सोने के लिए चला गया। कमला ने प्रकृति को देखकर कहा, प्रकृति वह सामने वाला कमरा है, तुम उसमें सो जाओ। प्रकृति ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और उस कमरे की तरफ चली गई। आरव कमरे में चला गया, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। आरव को बार बार भूमि के लगा चाटा याद आ रहा था। आरव का बस चलता तो आज ही भूमि को उठाकर अपने साथ ले जाता। आरव बहुत बेचैन हो रहा था, इसलिए उसने छत पर जाने की सोची। आरव घर की छत पर चला गया और चक्कर लगाने लगा। आरव की नज़र छत से नीचे गई तो उसे सर्वेंट क्वार्टर दिखाई दिया, जो घर के बिल्कुल पीछे बना था। एक ही कमरा था और आसपास खुला आसमान।
वहां पर एक चूल्हा बना हुआ था जिस पर प्रकृति अपने लिए खाना बना रही थी। आरव ने देखा प्रकृति ने अपने लिए 2 रोटी बनाए और उसे लेकर कमरे के अंदर चली गई। आरव समझ गया कि शोभा ने जो बातें एक विधवा के रूल बारे में कही थी, भूमि वह सारे रूल फॉलो करती है। या कह सकते हैं कि नानी उससे वह सारे रूल फॉलो करवाती है। ये सब देखकर आरव की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, वह कैसे भूमि के दुख को खुद में समेट ले। थोड़ी देर में भूमि कमरे से एक चटाई लेकर आई, उसने जमीन पर बिछाए और एक पतली सी चद्दर ओढ़कर लेट गई। आरव उसे छत से देख रहा है, ये बात भूमि को नहीं पता थी। चैप्टर 20 पुशअप एंड किस। आरव समझ गया कि शोभा ने जो बातें एक विधवा के रूल बारे में कही थी, भूमि वह सारे रूल फॉलो करती है। या कह सकते हैं कि नानी उससे वह सारे रूल फॉलो करवाती है। ये सब देखकर आरव की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, वह कैसे भूमि के दुख को खुद में समेट ले। थोड़ी देर में भूमि कमरे से एक चटाई लेकर आई, उसने जमीन पर बिछाए और एक पतली सी चद्दर ओढ़कर लेट गई। आरव उसे छत से देख रहा है, ये बात भूमि को नहीं पता थी। अब आगे भूमि सो चुकी थी, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। नींद तो प्रकृति की आंखों में भी नहीं थी। प्रकृति को भी अनंत की याद आ रही थी। आरव ने प्रकृति को मैसेज करके छत पर बुला लिया। प्रकृति भी थोड़ी देर में आरव से मिलने छत पर आ गई। प्रकृति ने कहा, मिस्टर देवर क्यों बुलाया है? वह भी इतनी रात को? तुम्हारी भूमि ने देख लिया तो और ज्यादा गलत समझेगी। आरव ने कहा, इससे ज्यादा क्या गलत समझेगी? वो तुम्हें मेरी बीवी समझती है। प्रकृति ने कहा, ओप्स, लगता है मिस्टर देवर अभी तक नाराज हैं। आरव ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, प्रकृति प्लीज प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढो, सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड मत करो। प्रकृति ने कहा, तुम्हारे पास 2 तरीके हैं भूमि को अपना बनाने के। आरव ने कहा, पहला। प्रकृति ने कहा, तुम भूमि का चीरहरण कर लो। आरव ने हैरानी से प्रकृति को देखा। प्रकृति ने अपने कंधे उचका दिए और बोली, मैं गलत थोड़ी बोल रही हूँ, उठा कर ले जाओ। आरव ने अपने सर पर हाथ मारकर कहा, उसे चीरहरण नहीं सीताहरण कहते हैं। प्रकृति ने कहा, अच्छा दोनों अलग अलग होते हैं। आरव ने और ज्यादा इरिटेट होकर कहा, प्रकृति प्लीज मैं तुम्हारे साथ प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं और तुम हो कि मजे ले रही हो। प्रकृति ने कहा, देखो मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, पहला तरीका यही है, हम भूमि किडनैप करते हैं और फिर तुम भूमि से शादी कर लेना। अनंत ने कहा, और दूसरा? प्रकृति ने कहा, दूसरा भी यही है। आरव ने अब अपना सर पकड़ लिया और कहने लगा, कभी तो सीरियस हो जाया करो। प्रकृति ने कहा, मैं सीरियस हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ बारात लेकर आओगे, ये लोग खुशी खुशी भूमि की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। मैं और अनंत तुम्हारी बारात में नाचेंगे। भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रकृति ने आगे कहा, देखो सही सही तरीका बता रही हूँ, भूमि को पटाओ फिर अपने भाई के पास भाग जाओ, वह तुम दोनों की कोर्ट मैरिज करा देगा। आरव ने प्रकृति को देखकर हाथ बांधकर कहा, अच्छा और फिर मेरे घरवाले मुझे घर से निकाल देंगे। प्रकृति ने कहा, हम ये बात भी है, प्रॉब्लम तो तुम्हारी मुझसे ज्यादा बड़ी है। आरव ने प्रकृति को नीचे देखने का इशारा किया। प्रकृति ने नीचे देखा तो भूमि पतली सी चद्दर ओढ़कर चटाई पर सो रही थी। आरव ने कहा, देखा ये हालत है इसकी इस घर में, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति ने कहा, कर सकते हो, उसे अभी किस कर लो, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। आरव के फेस पर एक स्माइल आ गई। आरव ने कहा, अच्छा और मैं उसे ऐसे कैसे किस करूं? प्रकृति ने कहा, तुमने पॉकेट एफएम पर मैरिड टू अ हार्टलेस नोवेल नहीं पढ़ा? उसमें निहाल ने पुशअप करके 98 किस की है नव्या की। नव्या सो रही थी। तुम भी पुशअप करके भूमि को किस कर लो। आरव ने कहा, पुशअप करके किस? प्रकृति ने हाँ में गर्दन हिला दी और आरव का हाथ पकड़कर सीधा छत से नीचे ले आए। थोड़ी देर में प्रकृति और आरव दोनों भूमि के सामने ही खड़े थे और भूमि आराम से सो रही थी। प्रकृति ने धीरे से कहा, जाओ करो उसके ऊपर पुशअप और ले लो उसकी किस।
आरव प्रकृति के सामने थोड़ा शाय फील कर रहा था। आरव ने कहा, मैं ऐसे नहीं लूंगा, जब शादी हो जाएगी तभी ले लूंगा। प्रकृति ने कहा, सोच लो शादी कब होगी। आज मौका मिला है, फिर पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे मुझसे ही कुछ सीख लो, मैंने पहले दिन तुम्हारे भाई को किस कर दिया था। आरव को भी लगा कि शायद प्रकृति ठीक कह रही है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आरव पुशअप की पोजीशन में भूमि के ऊपर लेट गया और उसने अपने दोनों हाथ से जमीन का सहारा ले लिया। प्रकृति ने आरव को देखकर धीरे से कहा, अब कर लो किस, मैं देख रही हूं कोई नहीं आएगा। आरव ने भी भूमि को इतनी पास से पहली बार देखा था। आरव के दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। आरव के चेहरे पर एक स्माइल थी। वह बहुत देर तक भूमि को देखता रहा। भूमि के चेहरे पर थोड़े से बाल आए हुए थे, जिसे आरव में फूंक मारकर हटा दिया था। प्रकृति ने धीरे से कहा, आरव किस भी करोगे या फिर बस देखते रहोगे। आरव ने भी पुशअप करना स्टार्ट किया, लेकिन आरव ने भूमि को किस नहीं किया। आरव अपना चेहरा भूमि के गर्दन तक लेकर जाता और ऊपर आ जाता, फिर गर्दन तक लेकर जाता, उसके बालों की खुशबू स्मेल करता और ऊपर आ जाता। आरव ने 70 पुशअप कर दिए लेकिन भूमि को किस नहीं किया। आखिरी में आरव ने भूमि के माथे को किस किया और ऊपर आने लगा, लेकिन भूमि के बालों में आरव की शर्ट का बटन अटक गया। ये देखकर आरव के दिल की धड़कन और ज्यादा बढ़ गई। उसे डर था कहीं भूमि उठ ना जाए। उसने इशारों से प्रकृति को बुलाया और प्रकृति आरव की शर्ट का बटन भूमि के बालों से सुझाने लगी, लेकिन वह सुलझ ही नहीं रहा था। भूमि ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए इशारों में कहा, यह उठ गई तो मुझे और तुझे दोनों को मार देगी। आरव ने स्माइल करके भूमि को देखा और फिर प्रकृति को। आरव का तो मन ही नहीं था कि वह इस पोजीशन से उठ जाए, लेकिन फिर भी उसे डर था कि कहीं भूमि उठ गई तो उसके बारे में गलत ना सोचने लगे। प्रकृति ने बड़ी मुश्किल से आरव की शर्ट का बटन सुलझा तो दिया, लेकिन बटन टूटकर भूमि के ही कपड़ों में कहीं गिर गया। आरव ने एक लास्ट पुश अप करके भूमि के माथे को किस किया और फिर उठ गया। चैप्टर 21 आरव तुम्हें प्यार करता है। भूमि ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए इशारों में कहा, यह उठ गई तो मुझे और तुझे दोनों को मार देगी। आरव ने स्माइल करके भूमि को देखा और फिर प्रकृति को। आरव का तो मन ही नहीं था कि वह इस पोजीशन से उठ जाए, लेकिन फिर भी उसे डर था कि कहीं भूमि उठ गई तो उसके बारे में गलत ना सोचने लगे। प्रकृति ने बड़ी मुश्किल से आरव की शर्ट का बटन सुलझा तो दिया, लेकिन बटन टूटकर भूमि के ही कपड़ों में कहीं गिर गया। आरव ने एक लास्ट पुश अप करके भूमि के माथे को किस किया और फिर उठ गया। अब आगे। आरव के चेहरे पर जो बेचैनी थी, अब वह जगह सुकून ने ले ली थी। आरव आज प्रकृति की वजह से बहुत खुश था, क्योंकि उसने भूमि को इतने करीब से देखा था। प्रकृति और आरव ने एक दूसरे से खुश होकर थोड़ी देर बात की, फिर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह जब भूमि सोकर उठी और उसने अपनी चटाई और चद्दर को फोल्ड किया तो आरव का बटन उसे मिल गया। भूमि ने बटन को देखा और हैरान हो गई। भूमि को शक हुआ ये बटन आरव का है, लेकिन वह श्योर नहीं थी, इसलिए उसने उस बटन को रख लिया। भूमि ने मन ही मन कहा, अगर यह बटन सच में आरव का है, मतलब आरव मेरे करीब आए थे। आरव को ऐसा सोचना भी पाप है, और अब तो वो शादीशुदा है, वो मेरे करीब नहीं। ये बटन आरव का नहीं हो सकता, मुझे वहम हुआ है। भूमि उठकर खड़ी ही हुई थी कि सामने से आरव और प्रकृति आ रहे थे। भूमि को डर था कि कहीं आरव और प्रकृति उससे पूछ ना ले कि वह यहाँ क्यों रहती है, यहाँ क्यों सोती है। प्रकृति और आरव ने भूमि से कुछ नहीं पूछा। आरव ने कहा, भूमि हम जा रहे हैं। भूमि ने हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे कह रही हो ठीक है। भूमि ने थोड़ी हिम्मत करके आरव की तरफ देखा तो उसने नोटिस किया आरव की शर्ट का बटन टूटा हुआ है। भूमि समझ गई कि बटन आरव का ही है। भूमि को अगले ही पल गुस्सा आ गया। भूमि ने गुस्से में आरव को बटन दिखाते हुए कहा, सर यह बटन आपका है। जिसका डर था वही हुआ। आरव भूमि की तरफ देख भी नहीं रहा था। आरव को अब भूमि से नज़र मिलाते हुए शर्म आ रही थी। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह भूमि के सवालों का क्या जवाब दें। भूमि ने गुस्से में आरव से कहा, सर आपको शर्म नहीं आती?
आपकी इतनी सुंदर वाइफ है, फिर भी आप मेरे करीब आए। बताए मुझे कहाँ से आया ये बटन मेरे कपड़ों में। प्रकृति ने आरव को डिफेंस करते हुए कहा, भूमि तुम जो सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। भूमि ने प्रकृति की तरफ देखकर कहा, क्या सोच रही हूँ मैं दीदी? आप अब भी अपने पति की तरफदारी कर रही हैं, ये जानते हुए भी कि आपका पति आपको चीट कर रहा है। प्रकृति ने कहा, भूमि आरव मेरा पति नहीं है। भूमि ने हैरानी से प्रकृति को देखा। प्रकृति ने आगे कहा, बताओ भूमि, क्या मैंने तुम्हें कहा कि आरव मेरा पति है? या आरव ने कभी कहा कि मैं इसकी पत्नी हूँ? भूमि, तुमने खुद ही सोच लिया कि मैं आरव की पत्नी हूँ, बस इसीलिए क्योंकि मैं आरव के गले लगी थी। मैं प्रकृति हूँ, प्रकृति खन्ना। अगर मैं किसी की पत्नी बनूंगी तो वह अनंत की, आरव नहीं। प्रकृति आरव की बीवी नहीं है। ये सोचकर भूमि को कहीं ना कहीं खुशी तो हुई, लेकिन फिर उसने अगले ही पल गुस्से में कहा, अगर आप आरव की पत्नी नहीं भी है तो भी ये बटन तो झूठा नहीं है। बताए आरव क्या कर रहे थे मेरे पास कल रात? प्रकृति ने कहा, आरव तुम्हें प्यार करता है, तुमसे शादी करना चाहता है, इसलिए तुम्हारे पास आया था। भूमि ने एक नज़र आरव को देखा जो अब भी नज़रें जमीन में गड़ाए खड़ा था। भूमि ने कहा, आरव सर, आप समझते क्यों नहीं है? मैं आपके लायक नहीं हूँ, विधवा हूँ मैं, मेरा और आपका कोई फ्यूचर नहीं है। आप मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए, मेरी जिंदगी पहले ही नर्क है, उसे और मुश्किल मत बनाए। जब घर वालों को पता चलेगा कि आप मुझे प्यार करते हैं तो कोई आपकी गलती नहीं निकालेगा, सब कहेंगे कि मैंने आप पर डोरे डाले। अगले ही पल भूमि की आंखों में आंसू आ गए। भूमि ने आरव की तरफ हाथ जोड़कर कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी जॉब से रिज़ाइन ना करूं तो आगे से मुझे परेशान मत कीजिएगा। ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दीजिए। भूल जाए कि भूमि आपकी ज़िंदगी में कभी आ सकती है। ये सब बोलकर भूमि ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप वहां से चली गई। आरव बेबस नज़रों से प्रकृति को देख रहा था और प्रकृति आरव को। प्रकृति ने आरव के कंधे पर हाथ मारकर कहा, मिस्टर देवर डोंट वरी, मान जाएगी। अभी अभी पता चला है ना कि तुम प्यार करते हो, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। रात की तरह भूमि सबको परोस रही थी और सब खा रहे थे। प्रकृति और आरव भी नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद आरव ने कहा, ठीक है मामी जी, अब हम चलते हैं। कमला ने भी जाने की परमिशन दे दी। आरव और प्रकृति घर से बाहर आ गए। आरव और प्रकृति गाड़ी में बैठ रहे थे, तभी वहां एक 70 साल का बूढ़ा आदमी गेट के बाहर आकर खड़ा हो गया। बूढ़ा आदमी घर के सर्वेंट से कह रहा था, एक बार भूमि को बुला दो। सर्वेंट ने कहा, माँ जी अभी घर के अंदर ही है, जब नहीं होगी तब बुला दूंगा। तुम जानते हो ना, तुम्हारा आना माँ जी को अच्छा नहीं लगता। तुम्हें देख लेगी तो 4 गाली तुम्हें देगी और तुम्हारी पोती को मारेगी। बाबा भी चले जाओ, मैं बोल दूंगा भूमि से, आ जाएगी वह आप लोगों से मिलने। वह 70 साल का बूढ़ा चला गया। प्रकृति और आरव उसे जाता हुआ देख रहे थे। चैप्टर 22 घंटा पार्टी राखी थी। आरव और प्रकृति गाड़ी में बैठ रहे थे, तभी वहां एक 70 साल का बूढ़ा आदमी गेट के बाहर आकर खड़ा हो गया। बूढ़ा आदमी घर के सर्वेंट से कह रहा था, एक बार भूमि को बुला दो। सर्वेंट ने कहा, माँ जी अभी घर के अंदर ही है, जब नहीं होगी तब बुला दूंगा। तुम जानते हो ना, तुम्हारा आना माँ जी को अच्छा नहीं लगता। तुम्हें देख लेगी तो 4 गाली तुम्हें देगी और तुम्हारी पोती को मारेगी। बाबा अब चले जाओ, मैं बोल दूंगा भूमि से, आ जाएगी वह आप लोगों से मिलने। वह 70 साल का बूढ़ा चला गया। प्रकृति और आरव उसे जाता हुआ देख रहे थे। अब आगे प्रकृति और आरव घर आ गए। अनंत ने जब दोनों को साथ में देखा तो उसने आरव से पूछा, कल रात तुम दोनों कहाँ थे? अनंत की बात सुनकर प्रकृति के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह जल्दी से अनंत के पास गई और बोली, क्यों ब्राउन मुंडे, तुझे मुझ पर और आरव पर शक हो रहा है, या मेरी और आरव की फिक्र हो रही है? आरव ने अनंत और प्रकृति की तरफ नामे गर्दन हिलाए और अपने कमरे में चला गया। अनंत ने प्रकृति की तरफ देखकर कहा, दोनों में से कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारी परसों हियरिंग है और तुमने अभी तक मुझे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया।
प्रकृति ने कहा, मैंने कब मना किया? पूछो। अनंत प्रकृति को छोटी आंखें करके देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि मैं पूछूंगा और तुम जवाब दे दोगी। प्रकृति ने अनंत को एक स्माइल करके देखा और कहा, बिल्कुल नहीं दूंगी। प्रकृति वहां से उठकर किचन में शोभा के पास चली गई। तभी वहां दादाजी आ गए। दादाजी आकर अनंत के सामने वाले सोफे पर बैठ गए। अनंत ने मौके का फायदा उठाते हुए प्रकृति को बुलाकर कहा, प्रकृति यहाँ आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। प्रकृति दादाजी के सामने कुछ नहीं बोलती थी, इसीलिए चुपचाप आकर अनंत के सामने बैठ गई। अनंत ने पूछा, प्रकृति तुम मुझे कब से जानते हो? प्रकृति ने एक नज़र दादाजी की तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे। प्रकृति ने कहा, जब मैं 12 साल की थी तब पापा ने तुम्हारे और सुरभि आंटी के बारे में बताया था, तब से ही जानती हूँ। अनंत ने पूछा, इंडिया मुझसे मिलने आई थी और क्यों आई थी? प्रकृति ने कहा, 3 साल पहले पापा ने बताया कि तुम बहुत अच्छे लॉयर बन गए, तब से ही मन था तुमसे मिलने का, बस इसीलिए। पता नहीं क्यों अनंत को लग रहा था कि प्रकृति झूठ बोल रही है, लेकिन प्रकृति की बात मानने के अलावा अनंत के पास ऑप्शन नहीं था। अनंत ने कहा, तुम्हें अभय सिंघानिया कहाँ मिला? प्रकृति ने कहा, 5 साल पहले अभय सिंघानिया एक बार लंदन आया था। मैं अभय से तभी मिली थी। फ्लैशबैक। प्रकृति का आज 18 बर्थडे था। प्रकृति अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रही थी। प्रकृति और उसके दोस्त डांस में खो चुके थे, सब प्रकृति को विश कर रहे थे। तभी एक बार काउंटर में बैठा हुआ लड़का प्रकृति को बहुत देर से नोटिस कर रहा था। प्रकृति ने भी उसे नोटिस किया तो उसके पास चली गई। वह लड़का कोई और नहीं अभय सिंघानिया था। अभय ने प्रकृति को देखकर कहा, तो फाइनली तुम आज बड़ी हो गई। प्रकृति ने कहा, मैं छोटी रहूं या बड़ी तुम्हें उससे क्या मतलब? बहुत देर से देख रही हूं तुम मुझे नोटिस कर रहे हो, इरादा क्या है तुम्हारे? अभय ने प्रकृति को देखकर कहा, काफ़ी खूबसूरत हो, किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती? प्रकृति की एज ज़्यादा नहीं थी, इसलिए अभय की बातों में आ गई। उसने अभय से कहा, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए? अभय ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें जब भी मेरा सपोर्ट चाहिए मुझे बता देना, बंदा हाजिर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद अभय का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। अभय ने अपना फ़ोन जेब से निकाला तो उसके साथ 2-3 कार्ड भी नीचे गिर गए। अभय ने फ़ोन लिया और क्लब से बाहर चला गया। प्रकृति ने वह कार्ड उठाकर देखा तो वह अनंत का कार्ड था। प्रकृति को लगा अभय ही अनंत है। उस दिन से प्रकृति ने अभय को सोशल मीडिया पर ढूंढ लिया और वह अभय से लगातार चैट करती रही और उसके टच में रही। फ्लैशबैक एंड। अनंत ने कहा, इन 5 सालों में तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि अभय मैं नहीं हूँ? प्रकृति ने कहा, अनंत मैंने कई बार अभय सिंघानिया से पूछा था कि वह अनंत है, सुरभि आंटी का बेटा। लेकिन अभय ने हमेशा मुझसे झूठ बोला कि वह सुरभि आंटी का ही बेटा है। अनंत ने कहा, अभय ने तुम्हें बुलाया था इंडिया या तुम खुद से आई थी? प्रकृति ने कहा, मुझे अभय ने बुलाया था, उसने कहा था कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। मैं भी खुश हो गई और बिना ये सोचे समझे कि इंडिया में मेरे साथ क्या होगा, मैं अभय के कहने से इंडिया आ गई। पापा ने मुझे मना किया था इंडिया आने के लिए, लेकिन मैं फिर भी आ गई, मुझे तुमसे मिलने की बहुत जल्दी थी। अनंत ने कहा, अभय सिंघानिया तुम्हें एयरपोर्ट लेने आया था? प्रकृति ने कहा, नहीं वह मुझे लेने नहीं आया था, उसका कोई ड्राइवर मुझे लेने आया था और उसके बाद वह मुझे अभय सिंघानिया के होटल ले गया। मैंने ड्राइवर से कहा भी कि वह मुझे घर क्यों नहीं लेकर जा रहा, तो अभय सिंघानिया के ड्राइवर ने कहा, सर पहले आपको होटल में मिलना चाहते हैं, उन्होंने आपके लिए वेलकम पार्टी रखी है। अनंत ने कहा, तो क्या सच में अभय सिंघानिया ने तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी रखी थी? प्रकृति ने मुंह बनाते हुए कहा, घंटा पार्टी रखी थी, वह तो मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे होटल में बुलाया था। ये बात सुनकर दादाजी को थोड़ी शर्म आ गई और वह उन दोनों के बीच में से उठकर चले गए। दादाजी जैसे ही उठकर गए प्रकृति अनंत को देखकर मुस्कुराने लगी। प्रकृति ने अनंत को देखकर कहा, पूछो पूछो पूछो।
अनंत ने कहा, प्रकृति बस इतना बता दो उस रात क्या हुआ था। चैप्टर 23 फ्रेंच किस। अनंत ने कहा, तो क्या सच में अभय सिंघानिया ने तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी रखी थी। प्रकृति ने मुंह बनाते हुए कहा, घंटा पार्टी रखी थी, वह तो मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे होटल में बुलाया था। ये बात सुनकर दादाजी को थोड़ी शर्म आ गई और वह उन दोनों के बीच में से उठकर चले गए। दादाजी जैसे ही उठकर गए प्रकृति अनंत को देखकर मुस्कुराने लगी। प्रकृति ने अनंत को देखकर कहा, पूछो पूछो पूछो। अनंत ने कहा, प्रकृति बस इतना बता दो उस रात क्या हुआ था। अब आगे। प्रकृति ने अपनी आईब्रोज उठाते हुए अनंत को देखकर कहा, बड़े शेर बन रहे थे दादाजी के सामने। बहुत फायदा उठा लिया दादाजी के सामने। अब मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाली। अगले ही पल प्रकृति गाना गाने लगी, दे दे प्यार दे, प्यार दे प्यार दे दे, हमें प्यार दे। अनंत ने अपने सर पर हाथ मारा, जैसे कह रहा हो, नाना जी 2 मिनट और बैठ जाते तो मेरा काम बन जाता। प्रकृति ने फिर दूसरा गाना गाना शुरू किया, एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, चाहे बदले में यूपी बिहार ले ले, किस मी किस मी किस मी, बेबी जरा टच मी। प्रकृति डांस कर रही थी और अनंत को देख रही थी। प्रकृति ने जी भरकर अनंत को चिढ़ाया। अनंत वहां से उठकर अपने कमरे में जाने लगा। तभी प्रकृति ने उसका हाथ पकड़कर हीरोइन की तरह गोल घूमकर उसके सीने से जा लगी। प्रकृति ने अपने दोनों हाथों से अनंत के गालों को पकड़कर कहा, आज रात को 9 बजे तुम्हारे कमरे में फ्रेंच किस होके। अगर तुम्हें फ्रेंच किस करना नहीं आता तो यूट्यूब पर देख लेना। प्रकृति ने फिर अनंत को एक फ्लाइंग किस दी। फिर बताती हूँ क्या हुआ था उस रात अभय और मेरे बीच में, इतना कहकर प्रकृति अनंत को आंख मारकर चली गई। अनंत उसे जाता हुआ देख रहा था। अनंत के चेहरे पर एक स्माइल थी और मन में बहुत सारे सवाल। अनंत ने मन ही मन कहा, प्रकृति तुम जैसी दिखती हो वैस हो नहीं, पर मैं पता लगा लूंगा कि तुम हो क्या चीज़। अनंत अपने कमरे में आ गया। अनंत ने अपना फ़ोन उठाकर सिद्धार्थ को फ़ोन किया। अनंत ने फ़ोन पर कहा, सिद्धार्थ मुझे प्रकृति की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अनंत की बात सुनकर सिद्धार्थ हैरान हो गया, फिर उसने कहा, ओके सर। थोड़ी देर में अनंत तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आरव भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आरव का ऑफिस। आरव आज ऑफिस में पहुंचा तो उसकी नज़र भूमि पर गई, जो रोज की तरह अपने डेस्क पर काम कर रही थी। आरव ने भूमि को देखा, लेकिन आज आरव भूमि को देखकर खुश नहीं हुआ। उसके मन में फिर से बेचैनी और हलचल होने लगी। आरव चुपचाप अपने केबिन में जाकर बैठ गया। आरव ने भूमि को देखा और फिर आंखें बंद करके खुद से कहा, क्या करूं मैं भूमि? तुम्हें कैसे खुद में समेट लूं? तुम्हें प्यार करना चाहता हूं, बहुत प्यार करना चाहता हूं, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। इन बाहों में भरकर रखना चाहता हूं तुम्हें, हमेशा अपने सीने से लगा कर रखना चाहता हूं। तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। भूमि एक बार कह दो कि आरव अब मैं तुम्हारी हूं, तुम्हें अपना बना लूंगा, किसी की परवाह नहीं करूंगा। थोड़ी देर में आरव का केबिन नॉक हुआ। सामने भूमि खड़ी थी। आरव ने भूमि को देखा और अपनी नज़रें नीचे कर ली। भूमि ने आरव को देखा ही नहीं। भूमि ने फाइल देते हुए कहा, सर आपके सिग्नेचर चाहिए। आरव ने फाइल ली और अपने साइन कर दिए। भूमि केबिन से जाने लगी। आरव में हिम्मत करते हुए कहा, भूमि। भूमि आरव की आवाज़ सुनकर डर गई। भूमि को लगा कि आरव शायद अब भी अपने प्यार का इजहार करेगा, इसलिए उसने बहुत हिम्मत करके पलट कर देखा। आरव ने हिम्मत करते हुए कहा, भूमि प्लीज़ रिज़ाइन मत करना, तुम जो चाहती हो वैसा ही होगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। भूमि ने हाँ में गर्दन हिलाए और आरव के केबिन से चली गई। अनंत का ऑफिस। अनंत अपने ऑफिस में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। अनंत के मन में प्रकृति को लेकर बहुत सारे सवाल थे, जिनका जवाब प्रकृति उसे दे नहीं रही थी। अनंत ने सिद्धार्थ को अपने केबिन में बुलाया। सिद्धार्थ थोड़ी देर में अनंत के सामने आ गया। अनंत ने कहा, सिद्धार्थ मैंने तुम्हें आज सुबह प्रकृति की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा था। सिद्धार्थ ने कहा, सर प्रकृति नीरज खन्ना की बेटी है,
आपसे मिलने इंडिया आई है। अभय को वह अनंत समझती थी, लेकिन अब उसे सच पता चल गया। इसीलिए उसने गुस्से में आकर अभय के सिर को खरबूजा समझकर फोड़ दिया। अनंत ने गुस्से से सिद्धार्थ को देखा, जैसे कह रहा हो ये सब तो मुझे पता है। सिद्धार्थ ने अपना सर खुजाते हुए कहा, सर और क्या पता लगाना है प्रकृति के बारे में? अनंत ने कहा, वह पता लगाओ जो प्रकृति नहीं बता रही। नोट करो पहला सवाल, प्रकृति पहली बार इंडिया आई है या उससे पहले भी आई थी? प्रकृति सच में इस कंफ्यूजन में थी कि वह अभय को अनंत समझती थी। प्रकृति मुझसे मिलने क्यों चाहती थी? नीरज खन्ना मेरी मां को कैसे जानता है? सिद्धार्थ ने अनंत के क्वेश्चन नोट किए और केबिन से चला गया। अनंत अपनी चेयर पर बैठ गया और आंखें बंद करके प्रकृति के बारे में सोचने लगा। अनंत ने मन ही मन कहा, प्रकृति सच क्यों नहीं बता रही हो? क्या छुपा रही हो? कहीं तुमने सच में अभय को तो नहीं मार दिया? प्रकृति तुम सच छुपाकर अपने लिए ही मुसीबत पैदा कर रही हो। मैं तुम्हें सिंघानिया से ज्यादा दिन तक बचाकर नहीं रख पाऊंगा, वह तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। अनंत प्रकृति के बारे में सोच रहा था, तभी उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसे अचानक से फ्रेंच किस याद आ गई। अनंत ने आंख खोलकर एक स्माइल के साथ कहा, पागल लड़की, और फिर कुछ देर सोचकर मोबाइल उठाकर यूट्यूब खोलकर सच में फ्रेंच किस सर्च करने लगा। चैप्टर 24 प्यार का लेवल, प्रकृति का शर्माना। अनंत अपनी चेयर पर बैठ गया और आंखें बंद करके प्रकृति के बारे में सोचने लगा। अनंत ने मन ही मन कहा, प्रकृति सच क्यों नहीं बता रही हो? क्या छुपा रही हो? कहीं तुमने सच में अभय को तो नहीं मार दिया? प्रकृति तुम सच छुपाकर अपने लिए ही मुसीबत पैदा कर रही हो। मैं तुम्हें सिंघानिया से ज्यादा दिन तक बचाकर नहीं रख पाऊंगा, वह तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। अनंत प्रकृति के बारे में सोच रहा था, तभी उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसे अचानक से फ्रेंच किस याद आ गई। अनंत ने आंख खोलकर एक स्माइल के साथ कहा, पागल लड़की, और फिर कुछ देर सोचकर मोबाइल उठाकर यूट्यूब खोलकर सच में फ्रेंच किस सर्च करने लगा। अब आगे। चौधरी निवास। आरव जब ऑफिस से आया तो सीधा शोभा के कमरे में गया। शोभा के कमरे में प्रकृति पहले से ही बैठी हुई थी और बातें कर रही थी। आरव ने शोभा को देखकर कहा, मोमकरण भैया की डेथ कैसे हुई थी? शोभा आरव की मां थी और आरव के दिल में क्या चल रहा है शोभा समझती थी। शोभा ने सख्ती से कहा, आरव भूमि के बारे में सोचना छोड़ दो, हर किसी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। भूमि को अपनी परेशानियों से खुद ही लड़ना होगा। तुम्हारे सोचने से उसकी परेशानी कम नहीं हो जाएगी। प्रकृति ने कहा, आंटी हम तो बस डिस्कस कर रहे हैं, आप तो गुस्सा हो गई। मैं भी जानना चाहती हूँ भूमि के हस्बैंड की डेथ कैसे हुई। प्रकृति की बात सुनकर शोभा को गुस्सा आ गया। शोभा ने गुस्से में प्रकृति को देखकर कहा, प्रकृति तुम और आरव दोनों मिलकर जो खिचड़ी पका रहे हो, मैं सब समझती हूँ। तुम्हारी इस खिचड़ी की वजह से घर में कलेश नहीं होना चाहिए। तुम हमेशा आरव की साइड लेती हो, पता नहीं तुम दोनों आपस में क्या खुसर पुसर करते रहते हो। किसी दिन तुम्हारे इस खुसर पुसर के चक्कर में घर में बड़ा क्लेश हो जाएगा। तुम्हें आरव को समझाना चाहिए कि वह भूमि के बारे में सोचना छोड़ दें। तुम तो उल्टा उसकी तरफदारी करती हो। प्रकृति कुछ बोलती उससे पहले ही आरव ने प्रकृति को चुप रहने का इशारा किया। प्रकृति चुप हो गई और शोभा गुस्से से कमरे से चली गई। प्रकृति ने आरव को देखकर कंधे उचकाते हुए कहा, तुम्हारे प्यार का लेवल तो दिन प्रतिदिन टफ होता जा रहा है। तुम्हारा प्यार वीडियो गेम बन गया है। एक लेवल क्रॉस करते हो, दूसरा उससे ज्यादा टफ हो जाता है। आरव बहुत सीरियस था। आरव ने एक गहरी सांस लेकर कहा, प्रकृति जितनी बार भी भूमि को देखता हूँ, दिल से आवाज आती है कि मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। प्रकृति ने कहा, मिस्टर देवर इतना नहीं सोचते, मैं हूं ना, चाहे मैं अकेली तुम्हारी बारात लेकर जाऊं, लेकिन शादी तो तुम्हारी भूमि से ही होगी। प्रकृति की बात सुनकर आरव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह अपने कमरे में चला गया। रात का वक्त, सब डिनर टेबल पर डिनर कर रहे थे। प्रकृति ने एक पिंक कलर का टॉप और वाइट कलर का लोअर पहना हुआ था। होठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक और बहुत सारा परफ्यूम लगाया हुआ था, जिसकी महक पूरे किचन में फैल गई थी।
आशी ने कहा, प्रकृति दीदी आज क्या परफ्यूम की पूरी बोतल लगा ली, बहुत ज्यादा महक रही हो। प्रकृति में अनंत की तरफ देखकर कहा, वह आज मैं फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ूंगी ना इसीलिए। आशी ने आंखें छोटी कर कर देखा जैसे बोल रही हो फ्रेंच लैंग्वेज का परफ्यूम से क्या कनेक्शन। प्रकृति ने अपनी बात ठीक करते हुए कहा, अरे वह मैं बोतल खोल रही थी परफ्यूम की, तो सारा परफ्यूम मेरे ऊपर ही गिर गया इसीलिए ज़्यादा महक हो गई। आशी ने तो हाँ कर दी लेकिन आरव समझ गया कि प्रकृति आज अनंत को परेशान करने वाली है। प्रकृति की सुनकर अनंत ने अपना सलाइवा गटका, फिर मन ही मन कहा, क्या लड़की है ये, ऐसी लड़कियां होती हैं। इसे तो म्यूजियम में रखना चाहिए, पैसे लगने चाहिए इसे देखने के, इससे बात करने के लिए तो डबल टिकट लगना चाहिए। थोड़ी देर में सबने अपना डिनर खत्म कर लिया और अपने अपने कमरे में चले गए। सही 9 बजे प्रकृति अनंत के गेट के बाहर आ गई। प्रकृति ने गेट नॉक करते हुए कहा, ब्राउन मुंडे सो गया क्या? सवालों के जवाब नहीं चाहिए। अनंत ने गेट खोला, प्रकृति ने एक आइस ब्लिंक कर दी और अनंत के कमरे में आकर बैठ गई। अनंत ने प्रकृति को देखकर कहा, प्रकृति तुमने पागलपन में डिग्री की हुई है या डिप्लोमा? प्रकृति ने अपनी आईब्रो चुकाते हुए कहा, मास्टर। अनंत ने सख्ती से कहा, देखो मैं कोई किस नहीं करने वाला, मुझे मेरे सवालों के जवाब दो और जाओ यहाँ से। प्रकृति ने कहा, सोच लो अनंत, आज एक किस से मान जाऊंगी, कल को मेरी डिमांड बढ़ गई तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होने वाली है। अनंत ने एटीट्यूड के साथ कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? प्रकृति ने एक बहुत मीठी मुस्कान के साथ कहा, अनंत की प्रकृति। प्रकृति की ऐसी बातें अनंत के दिल में प्रकृति के लिए घर बना रही थी। इस बात से अनंत अनजान था। अनंत को लगता था प्रकृति बचपने उससे ये सब कहती है। प्रकृति धीरे कदमों से उठी और अनंत के करीब जाने लगी। अनंत प्रकृति के ऐसे करीब आने से अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। अनंत अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रहा था और प्रकृति बस अनंत को ही देखे जा रही थी। थोड़ी देर में प्रकृति अनंत के बिल्कुल करीब आ गई और उसने अनंत के दोनों कलर को पकड़कर कहा, अब कहाँ जाओगे ब्राउन मुंडे? प्रकृति ने अपने होंठ अनंत के होंठ पर रख दिए और उसे किस करने लगी। अनंत की आंखें बंद हो गई। प्रकृति में भी अपनी आंखें बंद करके अनंत के होठों का रस पीने लगी। प्रकृति अनंत को ठीक से किस करती उससे पहले ही दादाजी के खांसने की आवाज़ आने लगी। प्रकृति ने डर के मारे अनंत को छोड़ दिया। अनंत ने कमरे से झांक कर देखा तो दादाजी उसी के कमरे में आ रहे थे। प्रकृति थोड़ा सा दूर होने लगी तो अनंत ने प्रकृति को कमर से पकड़कर खुद के करीब कर लिया। अनंत ने कहा, क्या हुआ सोनी गर्ल, अब नहीं चाहिए किस, अब दूर क्यों जा रही हो? प्रकृति ने खुद को छुड़वाते हुए कहा, अनंत दादाजी आ रहे हैं, छोड़ो मुझे। अनंत ने अपनी पकड़ और ज़्यादा मजबूत करते हुए कहा, तो तुम्हें शर्म आती है नाना जी के सामने या डर लगता है? प्रकृति अनंत की पकड़ से खुद को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन अनंत उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। अनंत ने कहा, आज नाना जी को देख लेने दो कि प्रकृति मेरे कमरे में आकर क्या क्या करती है। अनंत की बातें सुनकर प्रकृति को बहुत शर्म आ रही थी। हमेशा प्रकृति ही अनंत के करीब जाती थी, लेकिन अनंत उसके साथ ऐसा बिहेव करेगा, ये तो प्रकृति ने सपने में भी नहीं सोचा था। प्रकृति का रंग पहले ही दूध जैसा था और शर्म की वजह से उसका रंग लाल हो गया। अनंत प्रकृति को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने से पहली बार प्रकृति को शर्माते हुए देखा था। अनंत ने मन ही मन कहा, प्रकृति तुम शर्माते हुए कितने खूबसूरत लगती हो। दूसरी तरफ दादाजी अनंत के कमरे से सिर्फ 10 कदम दूरी पर थे। चैप्टर 25 फ्लैट नी चाहिए। अनंत ने कहा, आज नाना जी को देख लेने दो कि प्रकृति मेरे कमरे में आकर क्या क्या करती है। अनंत की बातें सुनकर प्रकृति को बहुत शर्म आ रही थी। हमेशा प्रकृति ही अनंत के करीब जाती थी, लेकिन अनंत उसके साथ ऐसा बिहेव करेगा, ये तो प्रकृति ने सपने में भी नहीं सोचा था। प्रकृति का रंग पहले ही दूध जैसा था और शर्म की वजह से उसका रंग लाल हो गया। अनंत प्रकृति को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने से पहली बार प्रकृति को शर्माते हुए देखा था। अनंत ने मन ही मन कहा, प्रकृति तुम शर्माते हुए कितने खूबसूरत लगती हो। दूसरी तरफ दादाजी अनंत के कमरे से सिर्फ 10 कदम दूरी पर थे।
अब आगे। प्रकृति ने अनंत की बाहों में कसम साते हुए कहा, अनंत प्लीज छोड़ो। अनंत दादाजी आ जाएंगे। अनंत ने प्रकृति को छेड़ते हुए कहा, थोड़ी देर पहले तो मैं ब्राउन मुंडा था, अब मैं अनंत हो गया। प्रकृति शर्म के मारे अनंत को देख नहीं रही थी और प्रकृति का शर्माना अनंत को पागल कर रहा था। आज अगर दादाजी नहीं आते तो शायद सच में अनंत अपनी लिमिट क्रॉस कर देता। प्रकृति ने थोड़ा स्ट्रांग बनते हुए कहा, अनंत तुम दादाजी के आने का फायदा उठा रहे हो। अनंत ने आईब्रोज उठा कर कहा, मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूं। फ्रेंच किस की डिमांड किसकी थी? अब नहीं चाहिए। प्रकृति ने गुस्से से अनंत को देखा। तभी दादाजी की आवाज आई, अनंत। अनंत ने प्रकृति को छोड़ दिया। प्रकृति अनंत से 10 फुट दूरी पर खड़ी हो गई। दादाजी कमरे में आ गए। अनंत ने दादाजी को देखकर कहा, आइए नाना जी, कुछ काम था। दादाजी ने कहा, अनंत यह मेरे एक दोस्त की प्रॉपर्टी के पेपर हैं, जरा तुम देखकर बताओ कि यह पेपर सही है या गलत। अनंत ने कहा, नाना जी आप बैठिए, मुझे प्रकृति से 2 सवाल पूछने हैं, उसके बाद मैं इन पेपर को देख लूंगा। दादाजी आकर अनंत के कमरे में रखे सोफे पर बैठ गए। अनंत ने प्रकृति को आंख मारते हुए कहा, प्रकृति तो बताओ मुझे उस रात क्या हुआ था। आज प्रकृति के अंदर सच में अनंत को देखने की हिम्मत नहीं थी। प्रकृति ने कहा, फ्लैशबैक। अभय सिंघानिया के ड्राइवर ने गाड़ी होटल के बाहर रोक दी। ड्राइवर ने कहा, मैडम सर यहीं पर है, रूम नंबर 342 में आप जाकर उनसे मिल लीजिए। प्रकृति ने कहा, ठीक है, तुम गाड़ी से मेरा सामान निकाल दो। ड्राइवर ने गाड़ी में से प्रकृति का सामान निकाल दिया और गाड़ी लेकर वहां से चला गया। प्रकृति होटल के अंदर गई और उसने अपने लिए एक रूम बुक किया। प्रकृति ने रूम में चेक इन किया और फ्रेश होकर रेड कलर की एक शॉर्ट ड्रेस जो उसके घुटनों तक थी, खुले बाल, होठों पर रेड लिपस्टिक, प्रकृति उसने बहुत खूबसूरत लग रही थी और हॉट भी। उस वक्त प्रकृति को कोई भी देखता तो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता। प्रकृति अच्छे से तैयार होकर अभय सिंघानिया के रूम में गई। अभय हाथ में वाइन का गिलास लेकर प्रकृति का ही वेट कर रहा था। अभय ने कहा, आओ प्रकृति, बहुत देर कर दी आने में। अभय सिंघानिया बार बार प्रकृति को ऊपर से नीचे तक देख रहा था और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ रही थी। प्रकृति सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी और अभय सिंघानिया उसकी खूबसूरती को आज चखना चाहता था। प्रकृति को अभय सिंघानिया से नेगेटिव बाइट आ रही थी। प्रकृति ने कहा, यहाँ बहुत घुटन हो रही है, बाहर चले। अभय ने कहा, टेरेस पर चलते हैं। अभय ने प्रकृति का हाथ पकड़ा और लिफ्ट से होता हुआ होटल के टेरेस पर ले आया। वह होटल अभय सिंघानिया का ही था। पूरा टेरेस रेड फूल और रेड बैलून से डेकोरेट था, इतना खूबसूरत सजा रखा था जैसे किसी कपल की डेट हो। टेरेस के कोने पर एक बेड भी था जिस पर फूल से हॉट शॉप बना हुआ था। प्रकृति मन ही मन अभय के इरादे भांप गई। प्रकृति ने कहा, अनंत तुमने तो कहा था कि तुमने मेरे लिए वेलकम पार्टी रखी है। अभय ने वाइन को गिलास में डालते हुए कहा, ये वेलकम पार्टी ही तो है जिसमें सिर्फ मैं हूं और तुम हो। देखो जरा टेरेस को कितना सुंदर डेकोरेट करवाया है मैंने, तुम्हें पसंद आया? प्रकृति ने कहा, अनंत तुम अपने होश में नहीं हो, मैं बाद में आती हूँ। इतना कहकर प्रगति जाने लगी लेकिन अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभय ने उसे कमर से पकड़कर खुद से लगाते हुए कहा, पहली बात मैं अनंत नहीं हूँ, अभय सिंघानिया हूँ। ये बात सुनते ही प्रकृति के तो कान खड़े हो गए। प्रकृति ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, लेकिन पिछले 5 साल से तुम मुझे कह रहे हो कि तुम अनंत हो। अभय को अब वाइन का नशा हो चुका था। अभय ने कहा, पर अब कह रहा हूँ कि मैं अनंत नहीं, अभय सिंघानिया हूँ। प्रकृति ने उसके पैर पर पैर मार दिया। अभय की पकड़ प्रकृति से ढीली हो गई। प्रकृति ने अभय को धक्का दिया और वहां से जाने लगी। अभय नशे की हालत में था इसलिए गिर गया, लेकिन अभय ने प्रकृति का पैर पकड़ लिया और प्रकृति गिर गई। अभय को नशा हो चुका था। अभय प्रकृति को देखकर अपना कंट्रोल खो रहा था। अगले ही पल अभय उठा और प्रकृति के ऊपर आ गया। प्रकृति उसे मार रही थी, नोच रही थी, लेकिन अभय उसके साथ जबरदस्ती पर उतर आया था। अभय और प्रकृति की छीना झपटी में प्रकृति की ड्रेस पीछे से फट गई। प्रकृति ने पूरा जोर लगाकर अभय को अपने ऊपर से हटा दिया।
प्रकृति अभी 2 ही कदम चली थी कि अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रकृति ने अभय के हाथ पर काट लिया और टेरेस के कोने में पड़ी एक हॉकी से अभय के सर में 2 बार मार दी। प्रकृति ने पीछे पलटकर नहीं देखा और वह पूरी स्पीड से भागती हुई होटल के बाहर चली गई। प्रकृति के मन में डर बैठ गया था, उसे लगा अभय सिंघानिया के बाउंसर उसके पीछे पड़े हुए हैं। प्रकृति भागती रही, भागती रही, भागती रही। प्रकृति को नहीं पता था वह कहाँ जा रही है, बस वो भागती रही। उसके हाथ में हॉकी स्टिक अब भी थी और फिर वह सीधा अनंत की गाड़ी से जा टकराए। प्रकृति को उस वक्त नहीं पता था वह अनंत की गाड़ी से टकराए है। फ्लैशबैक एंड प्रकृति की आंखों में आंसू थे। अनंत प्रकृति के बात ध्यान से सुन रहा था। दादाजी सोफे पर बैठकर उन्हीं पेपर को देख रहे थे, उनका ध्यान अनंत और प्रकृति पर नहीं था। प्रकृति ने अपने आंसू कंट्रोल करते हुए कहा, मैं जाऊं या कुछ और पूछना? अनंत ने हिम्मत करते हुए कहा, प्रकृति तुमने जो किया वह ठीक था। अगर कोई किसी के साथ जबरदस्ती करता है तो उसका मर जाना ही सही है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। प्रकृति ने अपने आंसू पोंछे और हाँ में गर्दन हिला दी। प्रकृति जाने लगी। अनंत ने उसे रोकते हुए कहा, प्रकृति एक आखिरी सवाल, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? प्रकृति ने कहा, मैंने डैडी से कॉल करके चौधरी निवास का एड्रेस लिया था, फिर मैं सुबह यहाँ आ गई। प्रकृति ने अनंत को अजीब सी नज़रों से देखकर कहा, अनंत क्या सच में मैंने जो किया वह ठीक था? अनंत ने प्रकृति को देखकर बहुत कॉन्फिडेंस से कहा, अंडरस्को, मैं अनंत कह रहा हूँ, तुमने जो किया वह बिल्कुल ठीक था। रेपिस्ट का मर जाना है उसकी सबसे सही सजा है, उसे जीने का हक नहीं है। तुमने जो किया उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और तुम्हें वह हिम्मत है, फाइनली तुमने कर दिखाया। प्रकृति ने कहा, अनंत क्या सच में वह हॉकी स्टिक से मरा है? अनंत ने कहा, नहीं, ड्रग्स से। चैप्टर 26 मेनू लेंगा लाइड मेंगा जया मर जानेया। प्रकृति ने कहा, मैंने डैडी से कॉल करके चौधरी निवास का एड्रेस लिया था, फिर मैं सुबह यहाँ आ गई। प्रकृति ने अनंत को अजीब सी नज़रों से देखकर कहा, अनंत क्या सच में मैंने जो किया वह ठीक था? अनंत ने प्रकृति को देखकर बहुत कॉन्फिडेंस से कहा, अंडरस्को, मैं अनंत कह रहा हूँ, तुमने जो किया वह बिल्कुल ठीक था। रेपिस्ट का मर जाना है उसकी सबसे सही सजा है, उसे जीने का हक नहीं है। तुमने जो किया उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और तुम्हें वह हिम्मत है, फाइनली तुमने कर दिखाया। प्रकृति ने कहा, अनंत क्या सच में वह हॉकी स्टिक से मरा है? अनंत ने कहा, नहीं, ड्रग्स से। अब आगे। प्रकृति नम आंखों से अनंत के कमरे से चली गई। प्रकृति की नम आंखें अनंत के दिल में दर्द पैदा कर रही थी। अनंत को प्रकृति हमेशा हंसते मुस्कुराते ही अच्छी लगती थी। जब प्रकृति रोती थी तो अनंत का भी मूड अपने आप ही खराब हो जाता था। अनंत फिर नाना जी के पास आया और आकर कहने लगा, लाइए नाना जी वह पेपर दिखाए। अनंत ने दादाजी का काम खत्म किया और अपना काम करने लगा। रात के 1 बज गया लेकिन अनंत के सामने अब भी प्रकृति की नम आंखें बार बार आ रही थी। अनंत उठकर प्रकृति के कमरे की तरफ चला गया। अनंत ने प्रकृति के कमरे का थोड़ा सा गेट खोलकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। प्रकृति ने अपने कान में ईयरबड लगाया हुआ था और बेड पर चढ़कर डांस कर रही थी। प्रकृति डांस करते हुए गाना भी गुनगुना रही थी। इको हील द नाल में कट्टे या एक साल वे मैनू के टान लाई जाया कर टू शॉपिंग मॉल वे मेरे नल्दियान सब पाला सजदियान रैंडियान हाय हाय लाइक कराडे मेरे काले वाल वे कितन सजा तेरे लाए सारे सूट पुराने आ हाय पुराने आ मैनू लहंगा लाइड महंगा जया मर जाने या एन पैसे दास टू किथे लाइक जाने आ मैनू लहंगा लाइड महंगा जया मर जाने या एन पैसे दास टू किथे लाइक जाने हाँ वे मर जाने या। प्रकृति बेसुध होकर डांस कर रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि अनंत उसे गेट पर खड़ा होकर देख रहा है। अनंत ने थोड़ी देर प्रकृति को देखा और फिर एक मीठी मुस्कान लेकर वहां से जाने लगा। प्रकृति ने पीछे से आवाज लगाकर कहा, हो ब्राउन मुंडे देखने आया था कि मैं रो तो नहीं रही। बोल बोल फिक्र हो रही है मेरी, सोनी गर्ल से प्यार हो रहा है। अनंत ने पलट कर देखा और एक मीठी सी मुस्कान प्रकृति को पास की।
प्रकृति ने नकली का शर्माते हुए कहा, ब्राउन मुंडे, ये जो तेरी मुस्कुराहट है ना, उफ, प्रकृति को सोने नहीं देती। अनंत ने कहा, प्रकृति बहुत मस्ती हो गई, रात भी काफ़ी हो रही है, जाओ जाकर सो जाओ। बाकी लहंगा कल मांग लेना। प्रकृति ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ अनंत को देखकर कहा, ब्राउन मुंडे, ये प्रकृति अपनी किस छोड़ेगी नहीं, यू जस्ट वेट एंड वॉच। अनंत ने ना में गर्दन हिलाए और वहां से चला गया। अनंत अपने कमरे में आया तो उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि प्रकृति रो नहीं रही थी बल्कि खुश थी। आरव का ऑफिस। आरव जब ऑफिस आया तो उसने भूमि को नहीं देखा। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद आरव ने अपने मैनेजर को केबिन में बुलाया। आरव का मैनेजर रितेश केबिन में आ गया। आरव ने कहा, रितेश, आज भूमि नहीं आई। रितेश ने कहा, सर, वह आज भूमि छुट्टी पर है। आरव ने कहा, तुम्हें पता है वह छुट्टी पर क्यों है? रितेश ने कहा, सर, वो उनके दादाजी की तबीयत खराब है, उन्हें देखने गांव गई है। आरव ने कहा, रितेश, मुझे भूमि की फाइल लाकर दो। थोड़ी देर में रितेश ने एक फाइल लाकर आरव को दे दी जिसमें भूमि की सारी डिटेल थी। आरव ने उसमें से भूमि के गांव का एड्रेस नोट किया और ऑफिस से निकल गया। 2 घंटा ड्राइव करने के बाद आरव एक गांव में एक छोटे से घर के बाहर खड़ा था। आरव ने घर के अंदर देखा तो भूमि एक बूढ़े आदमी के पास बैठी थी। बूढ़ा आदमी एक खाट पर लेटा हुआ था। भूमि ने कहा, बाबा, क्या जिद लगा रखी है? मैं किससे शादी कर लूं? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं मर जाऊंगा भूमि, फिर तुम्हारा और केशव का क्या होगा? भूमि ने कहा, बाबा, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। बाबा ने कहा, भूमि, तुम शादी करके अपना घर बसा लो। तुम तो शहर में अच्छी जगह नौकरी करती हो, वही कोई लड़का देखकर शादी करके अपना घर बसा लो। तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देख लूंगा तो इस आत्मा को शांति मिल जाएगी। भूमि ने थोड़ा गुस्से में कहा, बाबा, किससे शादी कर लूं? आप जानते हो ना माँ जी को, वह मुझे नहीं छोड़ेगी जब तक मैं उनके पूरे पैसे ना लौटा दूं। बूढ़े आदमी ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, बहुत बुरा दिन था वह जब तेरा बाप इस दुनिया में आया था। मेरी फूल सी पोती को बेच दिया उसने। अच्छा हुआ मर गया, वरना मैं ही मार देता। भूमि ने बाबा के हाथ पकड़कर कहा, बाबा, परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए और केशव पर। मैं कुछ दवाएं लाई हूं, इसे खा लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। रही बात मेरी शादी की, बाबा, मेरे नसीब में शादी नहीं है, मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आरव भूमि और बाबा की बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद एक लड़का भूमि के पास आया जिसकी उम्र 6 साल थी। उसने आकर भूमि से कहा, दीदी, मेरे लिए क्या लाए हो? भूमि ने अपनी बैग में से कुछ खिलौने, बिस्किट, चॉकलेट निकालकर केशव के हाथ में देते हुए कहा, ये लो केशव, मैं ये सब तुम्हारे लिए लाई हूं, शरारत नहीं करना, आराम से खेलना। केशव सारे खिलौने लेकर फर्श पर बैठ गया और खेलने लगा। भूमि ने कहा, बाबा, अब चलती हूँ, आज ऑफिस से छुट्टी ली थी, अपना और केशव का ध्यान रखना, माँ जी को पता चला तो मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। बाबा ने उदास मन से कहा, पता नहीं मेरे भूमि की जिंदगी में खुशियाँ कब आएगी, कब वह इस नर्क से आज़ाद होगी। भूमि ने कहा, बाबा, मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए। जब पिताजी ने मुझे बेचा था, मुझसे खुशियाँ उसी दिन रूठ गई थी और अब खुशियाँ कभी मेरे पास लौट कर नहीं आएगी। इतना कहकर भूमि की आंखें नम हो गई। चैप्टर 27 बारात लेकर आइए। भूमि ने अपनी बैग में से कुछ खिलौने, बिस्किट, चॉकलेट निकालकर केशव के हाथ में देते हुए कहा, ये लो केशव, मैं ये सब तुम्हारे लिए लाई हूँ, शरारत नहीं करना, आराम से खेलना। केशव सारे खिलौने लेकर फर्श पर बैठ गया और खेलने लगा। भूमि ने कहा, बाबा, अब चलती हूँ, आज ऑफिस से छुट्टी ली थी, अपना और केशव का ध्यान रखना, माँ जी को पता चला तो मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। बाबा ने उदास मन से कहा, पता नहीं मेरे भूमि की जिंदगी में खुशियाँ कब आएगी, कब वह इस नर्क से आज़ाद होगी। भूमि ने कहा, बाबा, मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए। जब पिताजी ने मुझे बेचा था, मुझसे खुशियाँ उसी दिन रूठ गई थी और अब खुशियाँ कभी मेरे पास लौट कर नहीं आएगी। इतना कहकर भूमि की आंखें नम हो गई। अब आगे। भूमि ने कहा, अच्छा बाबा, अब चलती हूँ, अगले हफ्ते फिर आऊंगी।
भूमि और बाबा की बात सुनकर आरव अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। भूमि गांव से बाहर सड़क पर बस का इंतजार करने लगी। तभी आरव अपनी कार लेकर वहां आया। आरव कार से उतरकर भूमि के पास गया। भूमि अपने ही ख्यालों में गुम थी। भूमि को एहसास भी नहीं हुआ कि आरव उसके पास खड़ा है। आरव ने कहा, भूमि, भूमि। भूमि अपने ही ख्याल में थी, तो उसने आरव की आवाज नहीं सुनी। आरव ने भूमि को हल्का सा बाजू पकड़कर हिलाया और कहा, भूमि। भूमि अपने होश में आए आरव को सामने देखकर हैरान हो गई। भूमि ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, सर आप यहाँ? आरव ने भूमि को झूठ बोलते हुए कहा, हाँ वो मैं एक प्रॉपर्टी देखने आया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भूमि ने कहा, वह मेरा घर यहीं पर है। आरव ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। भूमि ने कहा, नहीं सर मेरी बस आने वाली होगी, मैं खुद चली जाऊंगी। आरव ने कहा, भूमि शायद तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। भूमि ने कहा, नहीं सर ऐसी बात नहीं है। आरव ने कहा, तो भूमि चलो, हम दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है। भूमि ने आरव की बातों को समझते हुए कहा, नहीं सर हमारी डेस्टिनेशन एक नहीं है। आरव ने कहा, अच्छा तुम चलो रात होने वाली है। भूमि आरव की गाड़ी में बैठ गई। पूरे रास्ते भूमि और आरव के बीच में कोई बात नहीं हुई। भूमि पूरे रास्ते खिड़की से बाहर ही देखती रही और फिर वह धीरे धीरे सो गई। आरव ने गाड़ी भूमि के घर के बाहर रोक दी। आरव ने भूमि का चेहरा देखा तो बस देखता ही रह गया। आरव ने मन ही मन कहा, भूमि कितनी प्यारी है और कितनी मासूम भी, इतनी सी उम्र में कितना कुछ झेल भी रही है और एक मैं हूं कि बस इसे देखता हूं, इसकी परेशानियों को कम नहीं करता। भूमि तुमसे प्रॉमिस करता हूं एक दिन तुम्हें खुद में समेटे लूंगा। भूमि चैन से सो रही थी। आरव का मन नहीं था कि भूमि को जगा दे। आरव 20 मिनट तक भूमि को सोते हुए ही निहारता रहा। तभी आरव की गाड़ी के शीशे पर किसी ने नॉक किया। आरव ने पलटकर देखा तो कार्तिक खड़ा हुआ था। आरव को थोड़ी घबराहट तो हुई लेकिन आरव जानता था कि कार्तिक भूमि को सपोर्ट करता है। आरव ने भूमि को जगाया और भूमि एक ही आवाज में उठ गई। आरव और भूमि गाड़ी से बाहर आए। कार्तिक ने एक नज़र आरव को देखा और फिर भूमि को। कार्तिक ने कहा, भाभी अब कैसे हैं आपके बाबा? भूमि ने कहा, अब ठीक है। इतना कहकर भूमि ने आरव को आंखों में ही थैंक यू बोला और घर के अंदर चली गई। कार्तिक आरव के पास ही खड़ा रहा। कार्तिक ने कहा, भैया अंदर चलिए। आरव ने कहा, नहीं किसी और दिन आऊंगा। कार्तिक ने कहा, कब आएंगे? आरव ने कहा, बस जब मॉम कहेगी, मॉम के साथ आ जाऊंगा। कार्तिक ने थोड़ा एटीट्यूड से कहा, बुआ जी के साथ क्यों? पूरी बारात लेकर आइए। कार्तिक की बात सुनकर आरव की आंखें बड़ी हो गई। आरव ने हैरानी से कार्तिक को देखा जैसे पूछना चाहता हो, तुम क्या बोल रहे हो? कार्तिक ने अपने दोनों हाथ बांधकर कहा, कॉलेज में पढ़ता हूँ भैया, इतनी समझ मुझ में भी है। भूमि भाभी के आगे पीछे घूमने से कुछ नहीं होगा। अपने दिल की बात भूमि को बताए और उसे खुद से शादी करने के लिए कन्वेंस कीजिए, घर वालों को मैं मना लूंगा। आरव तो कार्तिक की बातें सुनकर हैरान ही हो गया। उसे तो अपने कान पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या सच में कार्तिक ने मुझे और भूमि को देखकर अंदाजा लगा लिया कि मैं भूमि से प्यार करता हूँ? कार्तिक ने आगे कहा, मैं जानता हूँ भैया आप भूमि भाभी को पसंद करते हैं। भूमि भाभी यहाँ परेशान है, दुखी है, मेरे घर वाले भाभी को जीने नहीं देंगे। मैं सच कह रहा हूँ, आप भूमि भाभी को मना लीजिए। घर वालों को मैं अपने आप कन्वेंस कर लूँगा और अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो मैं भूमि भाभी को आपके साथ भगा दूंगा। आरव ने कार्तिक को देखकर कहा, कार्तिक तुम अभी बहुत छोटे हो, ये डिसीजन ऐसे नहीं लिए जाते। कार्तिक ने फिर एटीट्यूड के साथ कहा, तो बस करते रहिए भाभी का इंतजार। बूढ़े हो जाएंगे लेकिन भूमि खुद से कुछ नहीं कहेगी। इतना कहकर कार्तिक घर के अंदर चला गया। कार्तिक की बात सुनकर आरव के फेस पर एक स्माइल आ गई और उसने मन ही मन कहा, ये तो प्रकृति से भी 4 कदम आगे है। कहीं ये प्रकृति का भाई तो नहीं? नहीं नहीं भाई तो यह मेरा ही है। आरव ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और चौधरी निवास वापस आ गया।
आरव घर आ गया, लेकिन उसे कार्तिक की बातें याद आ रही थी। आरव बेड पर करवटें ले रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। आरव सोच रहा था कि वह क्या करें, अब तो कार्तिक भी उसके साथ हैं। दूसरी तरफ अनंत चुपचाप प्रकृति के कमरे में गया। प्रकृति गहरी नींद सो रही थी। अनंत ने प्रकृति के कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। अनंत को प्रकृति के कमरे में एक छोटी सी बोतल मिली। अनंत ने वह बोतल देखी और अपनी जेब में रख ली, फिर चुपचाप प्रकृति के कमरे से बाहर आ गया। अनंत जब प्रकृति के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जा रहा था, तो आरव ने अनंत को देख लिया। आरव ने कहा, क्या हुआ अनंत, नींद नहीं आ रही? अनंत ने कहा, नहीं, प्रकृति का केस स्टडी कर रहा था। अनंत ने कहा, आरव तुम भी अभी तक नहीं सोए? आरव ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, मैं भी अपना केस स्टडी कर रहा था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मीठी मुस्कान पास की और फिर दोनों अपने कमरे में चले गए। चैप्टर 28 ब्राउन मुंडे, तेरी फीस भी टू पे करनी है। अनंत को प्रकृति के कमरे में एक छोटी सी बोतल मिली। अनंत ने वह बोतल देखी और अपनी जेब में रख ली, फिर चुपचाप प्रकृति के कमरे से बाहर आ गया। अनंत जब प्रकृति के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जा रहा था, तो आरव ने अनंत को देख लिया। आरव ने कहा, क्या हुआ अनंत, नींद नहीं आ रही? अनंत ने कहा, नहीं, प्रकृति का केस स्टडी कर रहा था। अनंत ने कहा, आरव तुम भी अभी तक नहीं सोए? आरव ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, मैं भी अपना केस स्टडी कर रहा था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मीठी मुस्कान पास की और फिर दोनों अपने कमरे में चले गए। अब आगे। सुबह का समय। सब डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अनंत ने प्रकृति की तरफ देखकर कहा, प्रकृति आज तुम्हारी हियरिंग है। प्रकृति को थोड़ी घबराहट सी तो महसूस हुई। प्रकृति ने हाँ में गर्दन हिला दी। कोर्ट रूम। ब्रिजेश मित्तल ने कहा, जज साहब, ये बात सच है कि अभय सिंघानिया की मौत ड्रग के ओवरडोज से हुई है, लेकिन वह ड्रग्स प्रकृति ने ही दिया था। अनंत ने बीच में टोकते हुए कहा, मिस्टर ब्रिजेश मित्तल, बातें तो आप पिछले हियरिंग से कर रहे हैं, साबित कीजिए कि वो ड्रग प्रकृति ने ही दिया था। ब्रिजेश ने जज साहब से परमिशन लेकर एक आदमी को कटघरे बुलाया। ब्रिजेश ने उस आदमी से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उस आदमी ने कहा, दामोदर। ब्रिजेश ने कहा, क्या ये वही लड़की है जिसे तुमने उस रात ड्रग सप्लाई किया था? दामोदर ने कहा, हाँ सर, यह वही लड़की है जिसे मैंने होटल के बाहर ड्रग्स बेचा था। ब्रिजेश ने कहा, आपने सुना, दामोदर ने प्रकृति को ही ड्रग बेचा था। प्रकृति ने दामोदर से ड्रग्स खरीदा और अभय सिंघानिया की ड्रिंक में मिला दिया। अनंत ने भी जज साहब से परमिशन लेकर दामोदर से कुछ सवाल पूछे। अनंत ने पूछा, दामोदर, तुमने जहां ड्रग सप्लाई किया था वहां की लोकेशन बताओ। दामोदर ने कहा, मैंने प्लाजा होटल के पिछले हिस्से में ड्रग सप्लाई किया था। वहां पर अंधेरा था, वह जगह काफ़ी सुनसान रहती है, वहीं पर मैंने इस लड़की को ड्रग सप्लाई किया था। अनंत ने पूछा, दामोदर, तुमने कितने बजे ड्रग सप्लाई किया था? दामोदर ने कहा, करीब 10 बजे। अनंत ने कहा, जज साहब, प्रकृति की फ़्लाइट 9 बजे लैंड हुई थी और एयरपोर्ट से निकलने में ही 1 घंटा लग जाता है। 11 बजे प्रकृति होटल पहुंची, तो 10 बजे दामोदर ने प्रकृति को ड्रग कैसे सप्लाई कर दिया? दामोदर झूठ बोल रहा है। अनंत ने ब्रिजेश मित्तल की तरफ देखकर एटीट्यूड में कहा, जज साहब, मैं साबित कर सकता हूं कि अभय सिंघानिया काफ़ी हद तक ड्रग के नशे में रहता था। अनंत ने कुछ मेडिकल पेपर पास करते हुए कहा, ये सब अभय सिंघानिया की मेडिकल रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अभय सिंघानिया ड्रग्स लिया करता था। अभय सिंघानिया की फैमिली में कई बार अभय सिंघानिया का ट्रीटमेंट भी कराया था, लेकिन ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वह फिर से ड्रग ले लिया करता था। अभय सिंघानिया अपने होटल में ही रहता था, घर भी कम जाया करता था। अनंत ने कुछ पेपर और पास करते हुए कहा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रकृति खन्ना के हैं। प्रकृति खन्ना लंदन से एक वेल एजुकेटेड लड़की है, जो कभी ड्रिंक को भी हाथ नहीं लगाती, ड्रग्स खरीदना बेचना तो दूर की बात। प्रकृति खन्ना की अब तक की सारी डिटेल इन पेपर्स में है, जिससे साफ पता चलता है प्रकृति एक अच्छे घर से बिलोंग करती है और वह कभी गलत काम में नहीं फंसी। जज साहब ने दोनों रिपोर्ट देखकर कहा, इन सारी रिपोर्ट से यह जाहिर होता है कि प्रकृति ने अभय सिंघानिया को ड्रग नहीं दिया।
जज साहब अपना पूरा फैसला सुनाते उससे पहले ही ब्रिजेश मित्तल ने बीच में बोलते हुए कहा, मैं आपसे कुछ दिन की मोहलत मांगता हूं, ये प्रूफ करने के लिए कि ड्रग प्रकृति ने ही दिया था। जज ने कहा, ब्रिजेश मित्तल मैं एक हियरिंग का समय और देता हूं, आप अगर प्रूफ कर देते हैं कि प्रकृति ने ही अभय सिंघानिया को ड्रग दिया था तो ये केस आगे बढ़ेगा, वरना अगले हियरिंग में प्रकृति को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ये सुनकर प्रकृति उछल पड़ी। अनंत के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। जज साहब अपना ऑर्डर सुनाकर चले गए। प्रकृति खुश होकर अनंत के गले लग गई। अनंत का भी हाथ अपने आप ही प्रकृति के कमर पर चला गया। प्रकृति में एक्साइटेड होकर अनंत के गालों पर किस करते हुए कहा, तुम सच में बहुत अच्छे लॉयर हो, ब्रिजेश की तो छुट्टी कर दी। प्रकृति का गले लगना अनंत को बहुत अच्छा लग रहा था। आज पहली बार अनंत चाहता था कि प्रकृति उससे कभी अलग ना हो, लेकिन अनंत ने अपने जज्बात कंट्रोल कर लिए। प्रकृति अनंत से थोड़ा दूर हुई और आइस बुलिंग करते हुए बोली, ब्राउन मुंडे तेरी फीस की तो पे करनी है मुझे। अनंत के फेस पर एक स्माइल आ गई। अनंत ने ना में गर्दन हिला दी, जैसे कह रहा हो, प्रकृति तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर ब्रिजेश मित्तल और सिंघानिया परिवार अनंत को गुस्से में देखते हुए कोर्ट रूम से बाहर आ गए। कोर्ट रूम के बाहर दीनानाथ सिंघानिया ने गुस्से में ब्रिजेश मित्तल से कहा, ब्रिजेश मित्तल तुम जानते हो हम इंसान को गायब करवा देते हैं और हवा को पता भी नहीं चलता। तुमने कहा था कि प्रकृति को बेल नहीं मिलेगी, लेकिन वह अनंत प्रकृति की बेल भी करवा कर ले गया। तुमने कहा था कि प्रकृति को आज सजा हो जाएगी, लेकिन वह अनंत तुमसे से 4 कदम आगे निकला। ब्रिजेश मित्तल चुपचाप जमीन में नजरें गड़ाए खड़ा था। ब्रिजेश मित्तल ने थोड़ा डरते हुए कहा, सिंघानिया साहब ये बात तो सच है ना कि आपका पोता ड्रग लेता था। दीनानाथ सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, ब्रिजेश मित्तल अपनी औकात मत भूलो, हमने तुम्हारे मुंह में पैसे ठूसे हैं, समझे तुम? तुम्हारे बस की बात नहीं है तो बता दो, प्रकृति को हम अपने तरीके से इस दुनिया से उठवा देंगे। सिंघानिया परिवार ब्रिजेश मित्तल को धमकाकर वहां से चला गया। दीनानाथ सिंघानिया ने अपने एक बाउंसर से कहा, ब्रिजेश मित्तल के बस की कुछ नहीं है, अगर अगली सुनवाई में ये लड़की बाइज्जत बरी हो गई तो इसे किडनैप कर लेना। बाउंसर ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनंत प्रकृति गाड़ी में थे। अनंत ड्राइव कर रहा था और प्रकृति बहुत खुश थी। प्रकृति को खुश देखकर अनंत भी खुश था। प्रकृति ने एक्साइटेड होकर कहा, ब्राउन मुंडे वैलेंटाइन डे पार्टी में आ रहे हो ना तुम? अनंत ने कहा, कौन सी वैलेंटाइन डे पार्टी? प्रकृति ने कहा, मिस्टर देवर ने रखी है ना अपने ऑफिस में वैलेंटाइन डे पार्टी, उसी की बात कर रही हूँ। मिस्टर देवर सुनकर अनंत ने हैरानी से प्रकृति को देखा, जैसे कह रहा हो, आरव को तुमने मिस्टर देवर कब बनाया? प्रकृति अनंत की बातों को समझ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी बीवी बनूंगी तो आरव देवर हुआ ना। प्रकृति की बातें सुनकर अनंत के फेस पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अनंत के मन में प्रकृति को लेकर डर था और वो डर कहीं ना कहीं सच था। चैप्टर 29 क्या हुआ भाभी? अनंत ने कहा, कौन सी वैलेंटाइन डे पार्टी? प्रकृति ने कहा, मिस्टर देवर ने रखी है ना अपने ऑफिस में वैलेंटाइन डे पार्टी, उसी की बात कर रही हूँ। मिस्टर देवर सुनकर अनंत ने हैरानी से प्रकृति को देखा, जैसे कह रहा हो, आरव को तुमने मिस्टर देवर कब बनाया? प्रकृति अनंत की बातों को समझ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी बीवी बनूंगी तो आरव देवर हुआ ना। प्रकृति की बातें सुनकर अनंत के फेस पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अनंत के मन में प्रकृति को लेकर डर था और वो डर कहीं ना कहीं सच था। अब आगे। प्रकृति अनंत घर आ गए। प्रकृति आज खुश थी क्योंकि अनंत ऑलमोस्ट केस जीत चुका था। डिनर के बाद प्रकृति अनंत के कमरे के बाहर आ गई। प्रकृति ने अपने बाल ठीक करके गेट नॉक किया। अनंत ने अंदर से कहा, प्रकृति में बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। अनंत सूरज से बात कर रहा था। अनंत फोन पर, सूरज मुझे रितिका के केस की सारी डिटेल चाहिए, जितनी ज्यादा हो सके निकाल दे। सूरज ने दूसरी तरफ से कहा, वह केस 3 साल पहले बंद हो गया है, तुझे उसकी डिटेल क्यों चाहिए? अनंत ने कहा, मुझे वह केस स्टडी करना है। सूरज ने कहा, लेकिन वह केस तो तूने छोड़ दिया था ना, अब दोबारा से तू वह केस रीओपन करना चाहता है?
अनंत ने कहा, नहीं रीओपन नहीं करना, बस उसकी कुछ डिटेल चाहिए। मैं जानता हूँ, वह केस सिंघानिया ने पैसों के दम पर बंद करवा दिया था। सूरज ने कहा, ठीक है, मैं देख लूँगा। अनंत ने फ़ोन कट कर दिया। प्रकृति अब भी गेट के बाहर ही खड़ी थी, लेकिन प्रकृति नॉक नहीं कर रही थी। अनंत में थोड़ा तेज आवाज में कहा, प्रकृति रात हो गई है, जाकर सो जाओ, यहाँ खड़े रहने से मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। प्रकृति ने कहा, ब्राउन मुंडे तेरी प्रॉब्लम क्या है? फीस नहीं चाहिए तुझे? अनंत में थोड़ा सख्ती से कहा, प्रकृति में कह रहा हूँ ना, जाओ तो मतलब जाओ यहाँ से, मैं काम कर रहा हूँ। अब प्रकृति को भी गुस्सा आ गया, उसने भी गुस्से में कहा, अनंत मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पेमेंट तो मैं तुम्हारी करके रहूंगी। याद रखना, और वह भी कल के कल, देखती हूँ तुम मुझसे कब तक भागते हो। प्रकृति ने अपने बाल झटके और एटीट्यूड में वहां से चली गई। सुबह सब नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहे थे, लेकिन प्रकृति का ध्यान नाश्ता करने में नहीं था, वह तो बस अनंत को ही देख रही थी। नाश्ता करने के बाद प्रकृति सोफे पर बैठ गई, जहां पहले से ही अनंत बैठकर कुछ फाइल्स अपने बैग में रख रहा था। तभी वहां आरव अपना लैपटॉप लेकर आ गया। प्रकृति ने गुस्से में अपना मुंह फुला रखा था। आरव ने प्रकृति को छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ भाभी, मुंह क्यों फुला रखा है? आरव की मुंह से भाभी सुनकर अनंत की आंखें खुली रह गई और उसने गुस्से से आरव को देखा, जैसे कह रहा हो, इसने तुझे भी पागल कर दिया। लेकिन प्रकृति का मूड भाभी सुनकर ठीक हो गया। प्रकृति ने कहा, वह क्या है ना मिस्टर देवर, मैं कल पूरे मूड में तुम्हारे भाई के पास गई थी, लेकिन मिस्टर ब्राउन मुंडे ने गेट भी नहीं खोला। प्रकृति की बात सुनकर आरव को हंसी आ गई और अनंत को गुस्सा। अनंत गुस्से में कोर्ट चला गया। आरव ने प्रकृति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा था ना, तुम्हारा टास्क भी कम टफ नहीं है। प्रकृति ने कहा, आरव मैंने तेरी हेल्प की थी, अब तुझे भी मेरी हेल्प करनी होगी। आरव ने पानी पीते हुए कहा, बताओ क्या हेल्प करनी है? प्रकृति ने कहा, अनंत का किडनैप करना है। आरव के मुंह से सारा पानी बाहर आ गया। आरव ने कहा, रात की उतरी नहीं है क्या? प्रकृति ने गुस्से में आरव को देखा और उसकी बाजू पर ऊपर हल्का सा मारते हुए कहा, मैं ड्रिंक नहीं करती, डफर। आरव ने कहा, बिना ड्रिंक किए तुम्हारे दिमाग में इतने खतरनाक आइडिया जाते हैं? प्रकृति ने कहा, तू चाहता है ना कि तेरी वैलेंटाइन डे पार्टी में भूमि आए? आरव ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। तो आज मेरी हेल्प कर दे, मैं प्रॉमिस करती हूँ तेरी वैलेंटाइन पार्टी में भूमि को ले आऊंगी, प्रकृति ने अपने दोनों हाथ बांधकर कहा। आरव ने कहा, तुम्हारा आइडिया कुछ अटपटा नहीं है। तुम्हें पता है, अनंत को फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, उस पर अटैक होते रहते हैं और वह अपनी फाइटिंग से सब गुंडों को धूल चटा देता है। एक रैप्टे में ही बेहोश हो जाओगे तुम। प्रकृति ने कहा, तुम्हें डर लग रहा है तो रहने दो, फिर तुम्हारी पार्टी में भूमि नहीं आएगी, जाओ ऑफिस। आरव ने कहा, अरे नहीं नहीं, भूमि नहीं होगी तो मेरी पार्टी कैसे होगी, बताओ क्या करना है? प्रकृति ने आरव के कान में अपना प्लान समझा दिया। आरव ने कहा, तुम तो सच में मुझे अनंत से पिटवा दोगी, लेकिन अगर तुम्हारा काम नहीं करूंगा तो तुम भूमि को पार्टी में लेकर नहीं आओगी। चलो फिर, अब ओखली में सिर दे दिया तो मुसल से क्या डरना। प्रकृति ने आरव को एक स्माइल पास की और दोनों घर से बाहर चले गए। अनंत एक सुनसान सड़क पर सिद्धार्थ के साथ जा रहा था, तभी उसके सामने दो बाइक आकर रुकी। दोनों बाइक सवार ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और अपना चेहरा ढका हुआ था, दोनों ही पहचान में नहीं आ रहे थे। दोनों बाइक सवार आरव और प्रकृति थे। आरव ने कहा, प्रकृति यह काले कपड़े पहनने जरूरी थे, मुझे चुभ रहे हैं। प्रकृति ने कहा, तू इंडिया में रहकर इंडिया की फिल्में नहीं देखता, किडनैपर ऐसे ही आते हैं। आरव ने कहा, वो शूटिंग होती है यहाँ, तुम सच में मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? सिद्धार्थ ने गाड़ी में बैठे हुए ही एटीट्यूड में कहा, अब ये कौन आ गए जिसे मुझसे पीटने की जल्दी है? सिद्धार्थ गाड़ी से हीरो की तरह उतरा और प्रकृति की बाइक के पास जाकर खड़ा हो गया। प्रकृति ने बाइक से उतरकर घुमा के एक लात सिद्धार्थ के मुंह पर मारी, सिद्धार्थ जमीन पर जाकर गिर गया।
आरव ने प्रकृति को हैरानी से देखा और अब ने मन ही मन कहा, ये प्रकृति तो फाइटिंग जानती है, ये तो लड़ लेगी, मेरा क्या होगा। मुझे तो बॉक्सिंग छोड़े 4 साल हो गए। अनंत ने प्रकृति को देखा और मन ही मन बोला, सोनी गर्ल, बहुत स्मार्ट बनती हो पर हो नहीं। चैप्टर 30 किस। सिद्धार्थ ने गाड़ी में बैठे हुए ही एटीट्यूड में कहा, अब ये कौन आ गए जिसे मुझसे पीटने की जल्दी है। सिद्धार्थ गाड़ी से हीरो की तरह उतरा और प्रकृति की बाइक के पास जाकर खड़ा हो गया। प्रकृति ने बाइक से उतरकर घुमा के एक लात सिद्धार्थ के मुंह पर मारी। सिद्धार्थ जमीन पर जाकर गिर गया। आरव ने प्रकृति को हैरानी से देखा और अब ने मन ही मन कहा, ये प्रकृति तो फाइटिंग जानती है, ये तो लड़ लेगी, मेरा क्या होगा। मुझे तो बॉक्सिंग छोड़े 4 साल हो गए। अनंत ने प्रकृति को देखा और मन ही मन बोला, सोनी गर्ल, बहुत स्मार्ट बनती हो पर हो नहीं। अब आगे। प्रकृति बाइक से उतर गई और अनंत भी गाड़ी से बाहर आ गया। अनंत ने सिद्धार्थ को देखा जो जमीन पर पड़ा हुआ था। अनंत ने कहा, सिद्धार्थ, तुम गाड़ी के पास जाओ, इन्हें मैं देख लूंगा। आरव ने अनंत को देखकर मन ही मन कहा, आरव अब पीटने के लिए तैयार हो जा। सिद्धार्थ खड़ा हुआ और गाड़ी के पास चला गया। अनंत ने अपना कोट निकाला। अनंत ब्लैक पेंट और वाइट शर्ट में था। अनंत ने अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड की और फाइटिंग मोड में आ गया। अनंत ने आरव की तरफ देखकर कहा, हे यू, तुम बीच में नहीं आओगे। आरव ने मन ही मन कहा, चलो बच गया। प्रकृति तो पहले से ही फाइटिंग मोड में खड़ी थी। प्रकृति ने घुमा के एक लात मारी। अनंत पीछे हो गया। प्रकृति ने अनंत को मुक्का मारना चाहा, लेकिन अनंत पलट गया। प्रकृति फाइटिंग कर रही थी, लेकिन अनंत को छू भी नहीं पाए। अनंत सिर्फ डिफेंस कर रहा था, अटैक नहीं। अनंत अगर अटैक कर भी देता तो प्रकृति उसका अटैक झेल नहीं पाती। प्रकृति थकने लगी, लेकिन अनंत को हाथ तक नहीं लगा पाए। तभी सिद्धार्थ ने अनंत को आवाज लगाई, सर। प्रकृति ने मौके का फायदा उठाया और एक पंच अनंत के जबड़े पर मार दिया। आरव को सिद्धार्थ पर गुस्सा आ गया और उसने सिद्धार्थ के पास जाकर सिद्धार्थ के मुंह पर एक पंच मार दिया। अब सिद्धार्थ और आरव भी लड़ने लगे, लेकिन सिद्धार्थ की फाइटिंग स्किल ज़्यादा अच्छे थी। आरव को बॉक्सिंग छोड़े हुए कई साल हो गए थे, इसीलिए सिद्धार्थ ने आरव को थका दिया। जब आरव को लगा कि वह सिद्धार्थ से नहीं जीत पाएगा, तो उसने सिद्धार्थ को पकड़कर साइड हुए कहा, यार देख, मैं थक गया, 4 सालों हो गए बॉक्सिंग छोड़े हुए, मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इन्हें लड़ने देते हैं ना, हम रहने देते हैं। थक तो सिद्धार्थ भी गया था। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है। पंच लगने के बाद अनंत को प्रकृति पर गुस्सा आ गया। अनंत ने प्रकृति का एक हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे गोल घुमाकर उसकी कमर अपने सीने से लगा दी। अनंत ने प्रकृति को पकड़ लिया। प्रकृति अनंत के बाहों से निकालना चाहती थी, लेकिन अनंत की पकड़ बहुत मजबूत थी। प्रकृति हिल भी नहीं रही थी। प्रकृति की सांसें फूल रही थी, सांसें अनंत की भी फूल रही थी। अनंत की सांसें प्रकृति की गर्दन पर पड़ रही थी, जिससे प्रकृति को अजीब सी फीलिंग आ रही थी। प्रकृति के इतना करीब होने से अनंत भी कुछ फील कर रहा था। वह फीलिंग अनंत को अच्छी लग रही थी। अनंत ने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए प्रकृति से कोल्ड वॉइस में कहा, यह क्या बचपना है सोनी गर्ल। अनंत ने यह बात प्रकृति के कान के पास कही थी, जिससे प्रकृति के शरीर में सिरहंसी दौड़ गई। अनंत ने प्रकृति का स्कार्फ हटा दिया, जो उसने चेहरे पर लपेटा हुआ था। अनंत ने प्रकृति को थोड़ा सा घुमाया और कमर से कसकर पकड़ लिया। प्रकृति अब भी हाफ रही थी। अनंत ने प्रकृति को देखा तो प्रकृति की गर्म सांसें अनंत के चेहरे पर पड़ रही थी। अनंत ने प्रकृति को देखा तो बस देखता ही रहा। प्रकृति सच में बहुत सुंदर थी। अनंत ना चाहते हुए भी प्रकृति के होठों की तरफ झुकने लगा। प्रकृति ने शर्म के मारे अपना मुंह फेर लिया। अनंत के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अनंत ने कहा, क्या हुआ सोनी गर्ल, नहीं चाहिए किस। अनंत जब भी पहल करता था, प्रकृति को बहुत शर्म आती थी। अब प्रकृति की हिम्मत नहीं थी कि अनंत की तरफ देख ले। अनंत ने दूसरी बार प्रकृति को शर्माते हुए देखा था। प्रकृति तो पहले ही अपनी सांसों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और अब प्रकृति को शर्म भी आ रही थी। लेकिन आज अनंत का मन प्रकृति को छोड़ने का नहीं था। अनंत ने प्रकृति का हाथ पकड़ा और गाड़ी के पीछे ले गया।
सिद्धार्थ और आरव उन दोनों को देखना चाहते थे, लेकिन वह दोनों ही उन दोनों को नहीं देख पा रहे थे। सिद्धार्थ ने कहा, तो तुम आरव सर हो? आरव ने अपना फेस मास्क उतारते हुए कहा, हाँ यार, इसमें गर्मी भी लग रही है, ये प्रकृति भी ना उल्टे उल्टे काम करती है। वैसे तुझे तो सही घुमाकर लात मारी थी। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें छोटी करके आरव को देखा। गाड़ी के पीछे अनंत ने प्रकृति के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। प्रकृति गाड़ी से लगी हुई थी। अनंत बस प्रकृति को देख रहा था और प्रकृति इधर उधर देख रही थी। प्रकृति की हिम्मत अनंत को देखने के नहीं हो रही थी, और प्रकृति का ऐसे शर्माना देखकर अनंत अपना कंट्रोल खो रहा था। अनंत ने प्रकृति को छेड़ते हुए कहा, तो सोनी गर्ल, कितनी किस्त चाहिए तुम्हें? आज तुम्हारी सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देता हूँ। अनंत की इतनी बेशर्मी बात सुनकर प्रकृति तो आंखें ही नहीं उठा रही थी। अब तो उसने अपनी आंखें जमीन में गड़ा दी और वह अनंत को देख ही नहीं रही थी। अनंत प्रकृति के थोड़ा और करीब आ गया। अनंत की सांसें प्रकृति की सांसों में उलझ रही थी। अगले ही पल अनंत में प्रकृति को किस कर लिया। अनंत प्रकृति के नीचे वाला होठ को सक करने लगा। अनंत बारी बारी से प्रकृति का कभी नीचे वाला होठ और कभी ऊपर वाला होठ सक कर रहा था, लेकिन प्रकृति रिस्पांस नहीं कर रही थी। 5 मिनट बाद अनंत ने प्रकृति को छोड़ा। प्रकृति अब भी अनंत को नहीं देख रही थी। प्रकृति का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अनंत ने प्रकृति के हाथ को छोड़ा और उसकी कमर को पकड़कर खुद से लगा लिया। अनंत ने एक हाथ उसके गाल पर लगाकर प्रकृति का चेहरा थोड़ा सा ऊपर करके फिर से किस करने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो बुक्स।